गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अभी हम लोग लाइव आ चुके हैं। वी आर लाइव नाउ। आप सबका स्वागत है। 12 बजे एग्जैक्ट इज़ द टाइम टू स्टार्ट। उसमें 2-4 मिनट अभी बाकी है सर, राइट? तो हाँ, तो थोड़ा सा हम कैजुअल बात कर लेते हैं। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, आज राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन एमडी पीडियाट्रिक्स, एमडी कम्युनिटी हेल्थ। और मेरे बाएं साइड में आपने टीवी में देखा ही है हज़ारों बार आचार्य मनीष जी आयुर्वेद के काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। साथ में हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जो कि एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हैं और साथ में रिटायर्ड आईएएस हैं एंड अभी हरियाणा गवर्नमेंट में डायरेक्टर जनरल के पद पे रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो कुल मिला के आप देखें तो यहाँ पे आज इस पैनल में आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, एलोपैथ भी है, आप मुझे नेचुरोपैथी बोल सकते हैं, तो सब कुछ भी है। तो मुद्दा ये है कि हम इतने परेशान क्यों हैं? आज कल कभी भी आप टीवी खोलेंगे, अखबार देखेंगे तो कुछ ना कुछ डराने वाली चीज़ ही होंगी। तो पहले पन्ने में कुछ ऐसा होगा जैसे कोई भूत हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो भूत का नाम बदल जाता है हर बार। वो भूत ऐसा भूत का मतलब जिसको हमने देखा ना हो, जिसका सिर्फ एक एहसास हो, तो वही होता है। कभी कोई वेरिएंट, कभी कोई वेरिएंट, कुछ ना कुछ आता जाता रहता है। तो जो कि मानव इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। जब से इंसानियत पैदा हुआ है आदि मानव के टाइम से, तब ये सारे भूत न जाने कहाँ थे। और ये भूत अगर पैदा हुए भी हैं तो उनकी एक खासियत ये है कि ये सारे जो भूत हैं जिन्हें वेरिएंट बोल सकते हैं आप, वो सिर्फ इंसान के लिए ही वो खतरनाक हैं, ऐसा ही प्रोजेक्ट किया गया है। और इंसान में भी वो लोग जो लोग टीवी देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिनके पास टीवी नहीं है, जिनको अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक नहीं है। तो जो लोग टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो उनके लिए, और जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन की टेलीविज़न देखें, कभी कभी तो जब मैं कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ महीने टीवी देखता था तो वो इस प्रकार से वो बोलते थे कि सब कुछ जानते हुए मुझे ही डर लग जाता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक आम आदमी की क्या हालत होती होगी। तो देखिए, रोज़ मर के जीना, चाहे वो दवाई का सहारा लेके या किसी डर के साए में, तो वो जीना एक मरने के बराबर है। एक्चुअली हम रोज़ ही मरते हैं। तो आज राजीव दीक्षित जयंती के दिन हम जो शुरुआत करेंगे, आई अज्यूम कि अभी 12 बज गए हैं सर। हाँ, यस, 2 मिनट हैं। इस 2 मिनट में आचार्य जी आप कुछ संदेश। नमस्कार सभी को। आज राजीव दीक्षित जी की जयंती के मौके पे पहली बात तो जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं सबका स्वागत है। और आपको पता ही है कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि भारत में राजीव दीक्षित ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मेडिकल माफिया, सो कॉल्ड फार्मा कंपनीज, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है, सबको मालूम है। तो राजीव दीक्षित जी वो नाम है जिन्होंने हमें बहुत सारी सच्चाइयों से रूबरू कराया कि कैसे भारत में ऐसी ऐसी दवाइयां बिकती हैं जो अमेरिका, यूरोप, जर्मनी वहां बैन है, लेकिन भारत में आसानी से बिकती हैं। पूरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे राजीव दीक्षित जी के वीडियोस पड़े हैं। उन्होंने जड़ी बूटियों को लेकर इतना ज्ञान दिया, हल्दी को, तुलसी को, कैसे उन्होंने एक एक चीज को क्लियर करके हमें जब समझाया तो हमें समझ आया कि हम लोग कितना गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो आज हमें भारत में ऐसे सैकड़ों राजीव दीक्षित की जरूरत है, सैकड़ों। वो अकेले थे, आज हमारे बीच में नहीं है। और मैं बहुत खुश हूं जब हम फेसबुक पर पढ़ते हैं तो हमें हमारे डॉक्टर विश्वरूप को लोग आज का भाई राजीव दीक्षित बोलते हैं या आज का उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमने एक झंडा उठाया सच को सच कहने का। ठीक है, भले ही उसके बदले में पुलिस कंप्लेंट मिले या भले ही हमारे खिलाफ कंप्लेंट मिले, वो एक मैटर है, क्योंकि लड़ाई तो ऐसी लड़ी जाती है। लेकिन आम आदमी को सच्चाई मालूम है,
आम आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आम आदमी भरोसा कर रहा है, आम आदमी की शुगर भी रिवर्स हो रही है, आम आदमी की किडनी भी ठीक हो रही है, सिर्फ घर के खाने पीने को ठीक करके या पलंग की एक साइड पे ईंटें लगा के, जो कि पहले बताया। तो मेरे हिसाब से 12 बज रहे हैं, तो मैं माइक वापस विश्वरूप सर को देना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसमें सबसे पहले हमारे वीरेंद्र भाई, आप हैं यहाँ पे? यस, प्लीज कार्यक्रम का शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार सभी को कहूंगा कि राजीव दीक्षित जी की जो जयंती है और जन्मदिवस भी है आज, तो एक बार सभी नारा लगाएंगे वंदे मातरम का। वंदे वंदे। साल था 2011 का। मुझे याद है अगस्त में राजीव भाई का चिकित्सा का व्याख्यान सुना और जीवन में एक ऐसा यूटर्न मारा जो शायद हजारों लाखों लोग जो इस देश में हैं, 2007 का चेन्नई व्याख्यान जिन्होंने सुना, उनके जीवन का यूटर्न हो गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि राजीव भाई का परिचय 2011 में सबको देना पड़ता था, लेकिन आज मुझे कहा गया है उनका परिचय देने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके परिचय की आवश्यकता है। उनके जीवन के परिचय की आवश्यकता आज नहीं है, लेकिन उनके विचारों पर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राजीव भाई एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिसमें आयुर्वेद, स्वास्थ्य और क्रांतिकारी, इन दोनों का मिश्रण एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था, जो सबको बहुत परेशान, जो विदेशी कंपनियों को बहुत परेशान जिसने किया। क्यों अपनाना पड़ा राजीव भाई को आयुर्वेद का कारण? उसका कारण बड़ा यह था कि वो बहुत वर्षों से मल्टीनेशनल कंपनीज, पेप्सी, कोको कोला के बारे में बोलते तो रहे, लेकिन उनके पीछे भीड़ जो थी, उनके पीछे समर्थन जो था, वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इस कारण से क्या हुआ, उनको लगा कि आज का मनुष्य बहुत स्वार्थी है, जब तक मैं उसके स्वार्थ की सिद्धि नहीं कर दूंगा, घर घर में पहुंच नहीं बना पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद को पकड़ा, उसका अध्ययन किया। और मैं ये मानता हूं कि शायद मैं भी उनमें से एक हूं कि जो बहुत वजन मेरा था, कई बीमारियां थी, कई परेशानियां थी, और ऐसे हजारों लोगों को ऐसी परेशानियां थी। जब वो राजीव भाई का वो व्याख्यान सुनकर जब वो दूर हुआ, तो तब उनको लगा कि ये तो कोई अद्भुत व्यक्तित्व है, इसकी बात माननी चाहिए, इसकी बात सुननी चाहिए। और जब लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो गया, तो तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने उनके बाकी विचारों को सुनकर फैलाना शुरू किया। तो इस स्वार्थ सिद्धि का जो साइकोलॉजी राजीव भाई ने अपनाई, ये बहुत अद्भुत एक व्यक्तित्व की पहचान है कि वो किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाने के लिए, वो सब तक पहुंचाने के लिए नए विषय का अध्ययन करके भी वो लोगों के बीच में अपने देश का जो देशभक्ति का जज्बा है वो पहुंचाने की उसने प्रयास किया। जीवन भर लगा रहा वो व्यक्ति। आज भी सूक्ष्म शरीर उनका यदि देखता होगा कि मेरी राह पर कोई चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो कम से कम हमें ये लगता है, यहाँ उपस्थित जो मंच है उनको ये लगता होगा कि कोई तो अन्याय के विरोध में आवाज उठाने योग्य है इस देश में। जो उन्होंने अलग जगाया था वो आज भी चल रहा है। तो आज भले अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक ही दिन दोनों चीजें मनाई जाती हैं, लेकिन ये एक सुअवसर है हमारे लिए कि हम राजीव भाई को अपने जीवन में उतारें, जिससे कि उनकी जो आत्मा है उसको वो खुशी मिले, वो प्रसन्नता मिले कि उनका पूरा जीवन जिस कार्य के लिए चला गया वो जरूर वो कर पाए। क्योंकि उनका पहला व्याख्यान मुझे याद है कि जो सुनने के बाद मेरा जीवन बदला, वो था कि भारतीय और यूरोपीय सभ्यता में अंतर, जिसमें एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता के जो है उसके बाद बहुत जो बाकी का कार्यक्रम में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि भारत में लोग पाप करने से डरते थे, क्यों ये लाखों वर्षों से सभ्यता जिंदा थी, क्यों? क्योंकि यूरोपियन सभ्यता में पुनर्जन्म का कोई मेंशन नहीं है। इसी कारण से हमारे यहाँ के लोग अगले जन्म में दोबारा उसका पाप का फल ना भुगतना पड़े, तो वो क्या करते हैं, कोई भी गलत काम करने से डरते हैं। झाड़ू तक भी ऐसी लेते हैं जिससे कोई चींटी मर ना जाए। उन्होंने वैक्यूम क्लीनर नहीं बनाया। इतनी सूक्ष्म तरीके से किसी बात को रखना, ये राजीव भाई के ही बस में था। और जब उन्होंने ये बात रखी तब हमको समझ में आया कि वी ओनली लिव वंस, ये जो पूरा नारा दिया जाता है आज की यंग जनरेशन को कि एक बार जीते हो तो जो मर्जी करना है वो कर लो, उस चक्कर में क्या हो रहा है, आपकी मर्यादाएं, आपकी परंपराएं, हर चीज को ताक पे रख के केवल जीवन जीने में हम लगे हुए हैं। वही बात जब हमारे जीवन में उतर गई तो हमें समझ में आ गया कि ये केवल ये जन्म नहीं है, अगले जन्म में भी जो है वो इस कार्य को कंटिन्यू करना है। तो उसी के लिए शायद यहाँ जितने भी लोग हैं, विश्वरूप जी हैं, मनीष आचार्य जी हैं, ये सब लोग जो है ये पुराने, इनका कुछ कनेक्शन है हमसे।
ये 1857 के या उसके बाद के क्रांतिकारी है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं आजकल, भारत में अंग्रेजी राज, सुंदरलाल जी के द्वारा 1928 में लिखी गई थी। उस पुस्तक के बाद मुझे लगने लगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राजीव भाई जैसे व्यक्ति वो ऐसे ही नहीं आके चले गए, क्योंकि आज मैं देखता हूं कि उनके साथ जो घटित हुआ, सब कहते हैं कि क्या हुआ उनके साथ, मैं कहता हूं कि राजीव भाई की नकल नहीं करनी है। वो कैसे गए, कैसे चले गए, लेकिन जो वो काम अधूरा छोड़ के गए उसको पूरा करने की जिम्मेदारी है। वो कैसे गए, कैसे नहीं गए, वो बहुत महत्व का नहीं रह गया है। महत्व का ये रह गया कि क्या उनका विचार जिंदा हम रख पाते हैं या नहीं रख पाते, उनका शरीर जिंदा हो या ना हो। हो क्या रहा है, लोग आजकल क्या करने लगे हैं, मैं यंगस्टर्स को एक संदेश देना चाहता हूं, वो राजीव भाई की नकल करने में लगे हुए हैं। राजीव भाई की नकल मत करिए, राजीव भाई के चरित्र की नकल करिए। हो क्या रहा है, उन्होंने शादी नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे, उन्होंने ये नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। ये नहीं कह के गए थे राजीव भाई, वो ये कह के गए थे कि जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने अपने चरित्र के एक कीर्तिमान स्थापित किया, एक स्टैंडर्ड स्थापित किया, उसको हम फॉलो करें, जिससे कि आज की युवा जनरेशन जो आज पूरे इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आपको गड्ढे में भी ले जा सकती है लेकिन उठा भी सकती है। लेकिन हम लोगों ने राजीव भाई के लेक्चर सुनकर उसी सोशल मीडिया को जो है अपना हथियार बनाया, वहीं ये लोग उसी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर हमारी यंग जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। इसी से राजीव भाई बचाना चाहते थे। तो मैं बहुत टेक्निकल बातें यहाँ पे होने वाली हैं। इसके बाद मेरा जो भूमिका थी वो यही थी कि मैं आपको राजीव भाई के विषय में जो उनका विचार को 5 से 10 मिनट में रख पाऊं। तो आशा है कि आप सभी लोग इस यू ओनली लिव वंस के नारे के साथ ये जीवन ना जिएं। मैं सभी यंगस्टर्स जो देख रहे हैं यहाँ पर और ये लाइव भी देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये गलती हमने भी की थी कि जो जीवन में व्यभिचार करना हो, व्यसन करना हो, सब कुछ कर लो, नहीं तो जिंदगी एक बार आती है, ये मत करिए। आपकी पीढ़ियों को ये शरीर आपका नहीं है, आपके पूर्वजों का दिया हुआ है। उस शरीर में संस्कार और स्वास्थ्य कायम रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये केवल आपका शरीर नहीं है कि मैं कमाता हूं, मैं जो मर्जी खा पी के इसको बेकार कर लूं, आपका यह अधिकार नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि राजीव भाई का जो एक बात कहते थे हमेशा से अंत में अपने व्याख्यान के, कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको अपने अस्तित्व का शोक ना हो, उनको ये ना लगे कि कैसे पूर्वज थे हमारे। तो इस प्रकार हमें जिंदगी जीनी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। क्योंकि ये जो आज यहाँ बैठे हैं, क्या पड़ी है इनको। कल मुझे फोन आया विश्वरूप जी का, तो इन्होंने कहा कि IIM ने ऐसे केस किया है, बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो मैंने कहा बुक लॉन्च को तो हम लाइव भी देख सकते हैं, लेकिन अपना सहयोग, अपना समर्थन दर्शाने के लिए मैं विशेष रूप से यहाँ आया, जिससे कि मैं चाहता था कि ये समर्थन आप सब लोगों का जो देख रहे हैं और यहाँ पर भी हैं वो सब दिखाएं। तो विश्वरूप जी जैसे लोग जो हैं उनको क्यों पड़ी है ये सब, आने वाली पीढ़ी के लिए। वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आपको कुछ हो गया तो, या आपके खतरा हो गया तो, बोला अगर नहीं करेंगे तब भी तो खतरा है ही ना, हमें तो कुछ करके ही कम से कम जाएं। तो ये भावना को मैं बहुत सम्मान करता हूं। और जाते जाते मैं एक ऐसे क्रांतिकारी और व्यक्ति से आपको बस परिचय कराना चाहता हूं कि योगेंद्र भाई हमारे हैं जो एयरफोर्स में थे। तो मैं ये चाहूंगा कि योगेंद्र भाई यहाँ पर एक बार के लिए आप आ जाइए, बस मैं उसके बाद अपना विराम करूंगा। योगेंद्र भाई जो हैं, आपको मैं इनका परिचय कराकर फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिशप जी, योगेंद्र भाई एयरफोर्स में वैक्सीन ना लगवाने के लिए पूरे देश में इन्होंने स्थापित किया। मैं इनके लिए जोरदार चाहूंगा कि आप तालियां बजाएं। वैक्सीन नहीं लूंगा ये प्रण लेकर इन्होंने इतनी जो है यातनाएं सही एयरफोर्स में, और आज इनको वहां से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये उस लड़ाई को जारी रखे हुए, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर वैक्सीन नहीं लूंगा। तो ऐसे जज्बा जो राजीव भाई ने जो हमें छोड़ कर गए हैं, वो ऐसे लोगों का जज्बा जो है हमें प्रेरित करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी राजीव भाई को नमन करते हुए, आप सभी राजीव भाई के विचारों पे चलते हुए, उनके चरित्र की नकल करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, और जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसमें विश्वरूप जी का और पूरे जितने भी हम जिस टीम से जुड़े हुए हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन सबका साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। तो अभी अगला जो कार्यक्रम है वो होगा हमारी बुक रिलीज का। तो मैं चाहूंगा कि उसके लिए डायस पे हमारे बैठे हुए विश्वरूप जी, आचार्य मनीष जी, अमर सिंह आजाद जी, प्रवीण कुमार ex-IAS, महेश कौशिक जी मंच पे आ जाएं कृपया, मोहम्मद काजमी जी,
देवेंद्र पोपली जी, मैनेजर एलटीजी ऑडिटोरियम, भानु प्रताप जी और रविराज जी, और मैं स्वयं जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। तो ये केस अगेंस्ट आईएमए, ये पुस्तक का लॉन्च है, तो इसके लिए आप सभी जी। ये रुकिए यहाँ पे। सर, आप में से कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द केस अगेंस्ट आईएमए, ये किताब का नाम तो सुना हुआ है शायद, वो तो जब बाबा रामदेव के साथ जो हुआ था उसमें हमने ये लॉन्च किया था, तो ये दोबारा से सेम किताब क्यों लॉन्च कर दिया? मेरा जवाब ये है कि वो किताब तो वही है लेकिन ये नया वेरिएंट है। तो आजकल वेरिएंट का ज़माना चल रहा है, तो मैंने कहा इतनी मेहनत करके मैं नई किताब क्यों बनाऊं, वही किताब को मैं अंदर 2-4 पेज डाल दूंगा तो नया वेरिएंट बन जाएगा, तब भी उतना ही असर पड़ेगा शायद, राइट। तो खैर इसमें हमने बहुत सारी चीज़ जोड़ी है तब से लेके अब तक, तो ये एब्सोल्युटली नया वेरिएंट है। जैसे कारों की नई वेरिएंट आती है, वायरस के नई वेरिएंट आते हैं, तो किताबों की नई वेरिएंट अब, तो मेरा काम आसान हो गया नई किताब नहीं लिख के। सर थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि सभी एक रो में आ जाएं। ठीक है, धन्यवाद। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज मैं यहाँ पे कैसे हूँ, बड़ी मुश्किल से हूँ। ये मेरे पास जो है दैट इज एंटिसिपेटरी बेल की कॉपी है, राइट। तो ये कार्यक्रम ना हो पाए, इसका सारा बंदोबस्त ऑलरेडी कर दिया था दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने कि भाई ये 30 नवंबर वाले दिन से पहले ये इंसान जेल में हो जाना चाहिए, राइट। तो लेकिन कुछ शुभचिंतक हैं हमारे, और हमारे कुछ दोस्त हैं, अपने नीलेश ओझा जी, एडवोकेट नीलेश ओझा, या हमारे सोमनाथ भारती जी, राइट। तो खैर उन सब की बदौलत, आप सबकी दुआ से जेल में करने की पूरी कोशिश की, बट नाउ आई एम हियर विद यू। ये उन्होंने बोला, सोमनाथ भारती जी ने, कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल है हमेशा अपने पास ही रखना बिल्कुल, कि कभी भी कोई आए तो आपको ये दिखाना है, राइट। तो ये पास में ये रहा, राइट। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें हैं जो शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप तक पहुंचे। तो इसके लिए जितनी सारी कोशिश हो सकती थी वो सारी कोशिश की, और वो सारी कोशिश शायद आगे करते भी रहेंगे। लेकिन किस्मत की बात है दैट वी आर हियर। और जब मैं यहाँ पे हुई तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से सारी बातें सुने, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैं ये बताना चाहूँगा कि सच्चाई की क्या कीमत है वो मैंने देखी है, सच बोलने की क्या कीमत है, ये कीमत हमने चुकाई है। और मुझे पता है कि इससे भारी कीमत भी आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है, और हम तैयार भी हैं उसके लिए। और थैंक यू। राजीव दीक्षित जी, उनका जन्म आज के दिन हुआ। किसी का कब जन्म होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उनका जो आखिरी सांस उन्होंने आज के दिन ही लिया, 30 नवंबर, ये उनके कंट्रोल में फिर भी था।
अगर वो सच्चाई बोलना छोड़ देते तो शायद आज भी जिंदा रहते। ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो उन्होंने उनसे मैं कभी मिला नहीं अपने जीवन में, और बट मैं उनके ही पथ पे चल रहा हूँ, ये आप में से कई लोगों ने देखा भी, और मैं जानता हूँ कि वही एक राइट तरीका है। तो आप सब मीडिया, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो ऑब्वियसली हमने सिर्फ मीडिया को बुलाया, और हमारे जो मित्र और हमारे डॉक्टर्स की हमारी टीम, और हम सब ने आप सब के सहमति से, ये सहमति का यहाँ पे आप सब ने सिग्नेचर किया, और आपकी सहमति से आज हम ये चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जयंती नेशनल ट्रुथ डे, राष्ट्रीय सच्चाई दिवस के रूप में मनाया जाए, जो कि आज का दिन 30 नवंबर। कम से कम एक दिन आप हिम्मत करके सच्चाई बोलिए, एटलीस्ट वन डे, राइट। और वो जो हिम्मत करके सच्चाई बोलेंगे ना, उस रात को आपकी अच्छी नींद आएगी। फिर जब भी आप चाहते हैं कि अच्छी नींद आए, तो बस यही एक तरीका है, जो सच है उसको वैसे के वैसा कर बोल दें। तो खास तौर पे जिससे किसी की लाइफ एंड डेथ का मामला हो, तो इससे बड़ा काम मुझे लगता नहीं कोई हो सकता है। तो प्रॉब्लम तो यही है कि हम सच नहीं बोलते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अभी इस दुनिया में, हमारे देश में एक ऐसा भयंकर सच जो अगर बोला जाए तो लाखों लोगों की जान एकदम से बच जाए, तो वो सच मैं आप तक तो पहुंचा देता हूं, मैं लोगों तक भी पहुंचाऊंगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। अभी आप कोरोनाकाल.tv में, मानस टॉक्स में लाइव मुझे देख रहे हैं, और उसके अलावा साधना प्लस न्यूज़ टेलीविजन चैनल जो टाटा स्काई पे, उस पर भी लाइव देख रहे हैं, और रात को साधना जो मेन चैनल है उस पर रिकॉर्डेड होगा, और 2 दिन बाद 2 दिसंबर 5:30 बजे सुदर्शन न्यूज़ टीवी पे भी रिकॉर्डेड होगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दीज आर ऑल थिंग्स जो षड्यंत्र के तहत आप तक ना पहुंचे, उसकी पूरी कोशिश की गई। और अब बिना देरी किए मैं अगले 10 मिनट में वो सारी चीज आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप उस इंफॉर्मेशन का क्या करने वाले हैं, दैट यू नो बेटर। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्रिएटिनाइन एक वर्ड है जो आपने सुना, क्रिएटिनाइन बढ़ गया। आपने अक्सर सुना किडनी पेशेंट्स की, तो ये एक डरावना शब्द है कि आपका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ चुका है। दैट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। और अब ये बढ़ने का मतलब क्या है, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। आपका सारा डर क्रिएटिनाइन से निकल जाएगा, और वो डर निकलते ही जितने सारे किडनी पेशेंट इस देश में हैं, कम से कम आधे किडनी पेशेंट अभी खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे, वो किडनी पेशेंट रहेंगे ही नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। इस सोच के साथ देखिए, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्रिएटिनाइन का नॉर्मल लेवल क्या है, तो बोलेगा क्रिएटिनाइन का नॉर्मल लेवल है अप टू 1.2 mg/dl, 1.2 mg/dl। अच्छा, उसके ऊपर अगर क्रिएटिनाइन आ जाए तो क्या होगा, एबनॉर्मल लेवल है, तो आप बीमार हैं, आपका किडनी काम नहीं कर रहा। एक सवाल आप पूछिए क्लियरली कि कितना बढ़ने से इंसान की डेथ हो सकती है। अगर मैं क्रिएटिनाइन लेवल किसी का 100% बढ़ा दूं, यानी कि डबल कर दूं, तो 1.2 का डबल कितना होता है, 2.4, तो क्या कोई डेथ हो जाएगी? 100% छोड़िए, मैं उसको 1000% बढ़ा दूं, 1000%, यानी कि 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कितना होगा, 12, राइट, लगभग 12, राइट, मतलब 1000%, यानी कि 10 गुना बढ़ा दूं, तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? द आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं 2000% बढ़ा दूं क्रिएटिनाइन किसी का, 2000%, 2000%, यानी कि वो 20 से ऊपर कर दूं, 24, 25, राइट, 25, जहां तो स्टैंडर्ड 1.2 तक था, उसको मैंने उस पेशेंट का मैंने क्रिएटिनाइन बढ़ा दिया, 24 कर दिया, क्या अब डेथ हो जाएगी? अच्छा, मैं 3000%, 3000%, राइट, अगर किसी का क्रिएटिनाइन लेवल बॉडी में बढ़ जाए, क्या अब उसकी डेथ हो जाएगी? अगर क्रिएटिनाइन खतरनाक है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा ना, जिसके बाद इंसान की डेथ हो जाती होगी। व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड? आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं। देयर इज नो सच थ्रेशोल्ड, राइट। क्रिएटिनाइन जो पहला लाइन बोलते हैं कि ये बॉडी का वेस्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी का वेस्ट हो। क्रिएटिनाइन कोई आपका दुश्मन नहीं है, उसके बहुत सारे काम हैं, बल्कि इसका विपरीत, जिन लोगों की क्रिएटिनाइन कम होते हैं उनकी डेथ पहले होती है इन कंपैरिजन टू जिनके क्रिएटिनाइन लेवल ज्यादा होते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रायल आपकी आंखों के सामने है, लार्जेस्ट स्टडी, राइट, जिसमें 5388 पेशेंट्स, सारे किडनी पेशेंट्स का ये स्टडी था, कई साल चला। इस स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों का क्रिएटिनाइन
कम था, नॉर्मल था, उनकी डेथ पहले होती गई इन कंपैरिजन को जिनका क्रिएटिनाइन काफी बढ़ा हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो क्रिएटिनाइन लेवल कम होना मतलब आपका किडनी हेल्दी है, और ज्यादा होना यानी कि आप मौत के करीब है, ऐसा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इसका उल्टा कोरिलेशन जरूर है। एविडेंस इज देयर, राइट, एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन ऐसा क्यों है जिनका क्रिएटिनाइन ज्यादा था वो ज्यादा लंबा जिए? क्योंकि क्रिएटिनाइन ज्यादा तब होता है जब आपके बॉडी में मसल्स ज्यादा हों। जिन लोगों की बॉडी में जितना ज्यादा मसल्स, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा तो उनके ब्लड में ज्यादा क्रिएटिनाइन बनेगा, राइट। जिनके बॉडी में कम मसल्स होंगे तो बॉडी की सपोर्ट स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, तो वो फ्रेजाइल बॉडी है, वो जल्दी मर सकते हैं। तो ज्यादा क्रिएटिनाइन का मतलब, पहला मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बॉडी में ज्यादा मसल्स है, या जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में ब्लड में क्रिएटिनाइन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कोई डैमेज नहीं है, उसमें किडनी का अच्छा या बुरा से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मसल मोर क्रिएटिनाइन मोर, नंबर 1, राइट, पहली इंपॉर्टेंट बात। सो दूसरी बात, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि क्रिएटिनाइन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करता है, लाइक एन इम्यूनिटी, राइट। तो क्रिएटिनाइन बढ़ सकता है। दूसरी बात, कब? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो बैक्टीरिया कौन मारेगा? वो क्रिएटिनाइन ही मारेगा, राइट। ब्लड में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इट इज अ क्रिएटिनाइन विच विल किल। तो अब डॉक्टर देखे आपका क्रिएटिनाइन बढ़ गया तो क्या बोलेगा? आप तो किडनी पेशेंट हो गए, राइट। तीसरी बात, जब आप स्टीरॉयड लेंगे ज्यादा, एस्पिरिन की तरह दवाइयां लेंगे ज्यादा, तो आपका क्रिएटिनाइन लेवल एज ए रिजल्ट बॉडी बढ़ा देगा। एक प्रोटेक्टिव बॉडी का मैकेनिज्म है, ताकि वो जो स्टीरॉयड है उसके असर को, उसके डैमेज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, राइट। तो उस वक्त ये होना चाहिए कि वो एस्पिरिन या स्टीरॉयड लेना कम कर दो, बंद कर दो, राइट। लेकिन वो उस वक्त जो क्रिएटिनाइन बढ़ गया है, उस क्रिएटिनाइन का मतलब आपका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अपना क्रिएटिनाइन चेक कराइए, जैसे आज अभी चेक कराने के बाद जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, आप पेट भर के मीट खाइए, मीट, रेड मीट खाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा क्रिएटिनाइन चेक कराइए, 3-4 गुना बढ़ा मिलेगा। क्योंकि जब आप एनिमल फूड खाते हैं, आप लिटरली क्रिएटिनाइन खा रहे हैं, और क्रिएटिनाइन जब आप खा रहे हैं तो ये पेट से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ब्लड में क्रिएटिनाइन की लेवल क्या होगी? बढ़ेगा ना। तो क्या इससे ये हम समझें कि किडनी खराब हो गई? ट्राई अंडरस्टैंड, क्रिएटिनाइन जो है वो आप खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनाइन बढ़ जाएगा, या आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड में क्रिएटिनाइन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये 4 हैं। एक ये भी हो सकता है कि किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, तो जो फ्लश आउट होता है यूरिन के थ्रू क्रिएटिनाइन, वो नहीं हो पा रहा, तो आपका क्रिएटिनाइन बढ़ गया। ये सिर्फ एक फैक्टर है, 5वां फैक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किसी का भी क्रिएटिनाइन ज्यादा है तो उन 5 में से कोई एक कारण होगा। उनमें 4 कारण पॉजिटिव है और 1 कारण जरूर नेगेटिव है। लेकिन आप देखेंगे जब भी कोई पेशेंट जाता है उसका क्रिएटिनाइन ज्यादा दिखता है तो क्या कंक्लूड करते हैं? किडनी फेलियर का पेशेंट है, राइट। क्लियरली किडनी फेलियर के पेशेंट है। आप में से किसी को अगर मुझे किडनी फेलियर का पेशेंट बनाना, तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको पेट भर के मैं रेड मीट खिला दूंगा, कुक्ड मीट, राइट, किसी भी फॉर्म में, तो आपका क्रिएटिनाइन 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। बस इतना ही करना। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो लोग एनिमल फूड खाते हैं। मैं हमेशा से इसलिए बोलता हूं कि डू नॉट टच और ईट एनिमल फूड। व्हेन यू ईट एनिमल फूड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट, यू आर ईटिंग क्रिएटिनाइन। एक तरफ तो बोल रहे हैं क्रिएटिनाइन वेस्ट है, दूसरी तरफ वही चीज खा रहे हैं। ऊपर से जब क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है तो बोल रहे हैं किडनी की गलती है। सो क्रिएटिनाइन बढ़ गया तो ये कंक्लूड कर लो कि आपका किडनी खराब है, राइट। ये डायग्नोस्टिक का जो एक सोच है, ये सोच उतना ही गड़बड़ है। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो आपको मैं दूरबीन देता हूं और दूरबीन लेके आपको बोलता हूं, देखिए दूरबीन से कितने लोग जख्मी हैं, देखिए कितने लोग जख्मी हैं। वह कैसे देखें? जिनके बॉडी में लाल लाल खून दिखेगा वो लोग ज्यादा जख्मी, कम खून दे कम जख्मी, कोई खून नहीं है लाल, राइट। तो आप देखने लगते हैं कि इनके लाल खून, राइट। आप देखते हैं अब मेरे जैसा कोई आदमी मिल जाता है, राइट। तो ये क्या दिख रहा है? दूर से दूरबीन से क्या लगेगा? ये खून लगेगा, राइट। हर लाल चीज खून नहीं भी हो सकती है ना, राइट। वो कोई रंग हो सकता है, वो जूस हो सकता है, राइट, वो उसका डिजाइन हो सकता है। तो हर लाल चीज को खून बताना, राइट, ये ठीक ऐसे ही है हर हाई क्रिएटिनाइन को किडनी पेशेंट बताना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो
तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक शेड्यूल के तहत पहले तो आपको बिलीव करा देते हैं कि आपका किडनी खराब है। अब किडनी खराब है तो क्या करना है, किसी तरह से बस एक बार डायलिसिस करा दो उसका, और जैसे ही एक बार डायलिसिस कराएंगे, याद रखिए डायलिसिस कराने से किडनी सोचती है कि भाई बाहर से आप अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें, किडनी स्टार्ट्स शटिंग डाउन, किडनी अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगती है, यानी कि उस इंसान का यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम होने लगता है और वो ट्रूली किडनी पेशेंट बन ही जाता है, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है। यानी कि किडनी पेशेंट होते नहीं है, किडनी पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले तो उसका क्रिएटिनिन को बढ़ा के बोलते हैं क्रिएटिनिन आपका दुश्मन है, देखो ये बढ़ गया तो आप किडनी पेशेंट हैं, तो चलो भाई एक डायलिसिस कराओ, बस एक डायलिसिस करने की देर है, वो मुट्ठी में आ गया, अब उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहेगी। याद रखिए जो डायलिसिस है ये 1 लाख करोड़ का व्यापार है, 1 लाख करोड़ का व्यापार है। और बहुत दुख की बात यह है कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं पर मंथ उनका खर्चा 50,000 का आता है, एक अटेंडेंट भी होता है, उसका भाई, उसका बेटा, राइट, और वो भी अपना जॉब छोड़ के बैठा होता है। तो अमंग ऑल द डिजीज सबसे दुखदाई अगर कोई डिजीज है दैट इज डायलिसिस पे जाना, ये एक अपने आप में बीमारी है। तो पिछले कुछ समय से हम और हमारी टीम काम कर रही थी इसी मुद्दे पे, और हमने एक मेथड लास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पोस्चुरल मेडिसिन, यानी कि अगर आप अपने बेड के नीचे ईंट रख देंगे और एक पर्टिकुलर पोस्चर पे किडनी पेशेंट, जो डायलिसिस वाले पेशेंट को लेटाएंगे रोज 2 से 4 घंटे, तो बॉडी का किडनी दोबारा स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का किडनी। ये करते हुए हमारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे पेशेंट जो एक टाइम पे किडनी डायलिसिस करते थे अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और काफी समय हो गया डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये जब प्रचार होने लगा, लोग अपने आप ठीक होने लगे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दिया, राइट, और FIR की उन्होंने गुजारिश की। तो आज मैंने आज का दिन चुना कि उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इन्विटेशन दिया, स्पीड पोस्ट से दिया, टेलीफोन से दिया, व्हाट्सएप से, ईमेल से भेजा और अपने सोशल मीडिया से भेजा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट ठीक होते हैं ये एक फ्रॉड है, तो आप आमने सामने आइए चैलेंज के लिए। तो चैलेंज के लिए हमने उनको इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पे कोई IIM का आदमी दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट। तो अगर उनको इतनी फिक्र थी तो, और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से कि आप बोलते हो कि भाई किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, हमने तो ठीक किया और ईंटों से ही ठीक किया। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप coronakaal.tv/dialysis free, इसी वक्त जो लोग लाइव हैं इसी वक्त आप चाहे तो coronakaal.tv/dialysis free में जाएंगे तो पहले 100 पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और ठीक हो गए उनका वीडियो पूरे उनके रिकॉर्ड के साथ हमने ऑलरेडी डाल दिया है, पहले 100 पेशेंट का ऑलरेडी डाल दिया है। तो मेरा पहला चैलेंज ये है कि आप सबने मिलके, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, पिछले 70 साल में किसी भी एक किडनी पेशेंट को ठीक किया तो बताइए, बदले में मैं आपको 100 पेशेंट दे रहा हूं। और अगर ये 100, थैंक यू, ये 100 पेशेंट आप टेस्टिमोनियल से अगर आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इनवाइट करता हूं, आप आइए हमारे हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, डेराबस्सी चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। ये देखिए इनका डायलिसिस हो रहा है, कैन यू सी दैट? ये रियल किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, लेकिन आप देखिए आप कि वो अब ये बाथटब है, इस पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये बैठ गए हैं और ये आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं और ऐसा 2 घंटे तक बैठ रहे हैं। और जब ऐसा आप बैठते हैं तो आपका बॉडी, आपकी किडनी फंक्शनिंग अपने आप शुरू हो जाती है, आपका बॉडी डायलिसिस अपने आप शुरू कर देता है, आपका यूरिन आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है। जो एक्सेस पोटेशियम बॉडी में है, एक्सेस क्रिएटिनिन बॉडी में है, एक्सेस सोडियम बॉडी में है, बॉडी अपने आप ही उसको या तो पसीने के रास्ते निकालता है या यूरिन के रास्ते निकालता है। तो ये आप देखिए, ये हमारे पेशेंट्स हैं, राइट, इस तरह से डायलिसिस हो रही है। और ऐसा जब कुछ दिन तक करने लगेंगे, मतलब 1 महीना करेंगे, उसके बाद 1 महीने से 3 महीना, उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो किडनी डायलिसिस की वजह से या उन स्टीरॉयड की वजह से खराब हो चुका था, वो किडनी अब ठीक हो गई, पहले की तरह ब्रांड न्यू किडनी, राइट। तो मैं आपको, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई ये तो फ्रॉड है, इनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको मैं इन्वाइट करता हूँ, यू कम, आइए हमारे हॉस्पिटल और देखिए। और वहाँ पे इस वक्त भी राइट नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे कम से कम एट ए टाइम 50 से 100 पेशेंट्स किडनी फेलियर वाले जो आते तो हैं आखिरी डायलिसिस करा के, और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो उसके बाद कभी जीवन में डायलिसिस सेंटर जाते नहीं हैं। तो एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ वो प्रोपेगेंडा है, राइट। इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए
कि किडनी खराब होती है, डायलिसिस से किडनी खराब होती है, वैक्सीनेशन से किडनी खराब होती है। हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्दी नौजवान, राइट, बिल्कुल हेल्दी नौजवान सुंदर, जैसे वीरेंद्र भाई आपने देखा, हट्टा कट्टा इंसान, राइट, गांव का इंसान, हट्टा कट्टा, वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट, लेकिन जैसे उन्होंने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद उनके किडनी शट डाउन, स्विच ऑफ, राइट, स्विच ऑफ, और अगले दिन से डायलिसिस पे चले गए। और अब ये बोल रहे हैं तो जेनेटिक था। तो मैं आपको ये वार्निंग भी देना चाहता हूं कि याद रखिए, किडनी फेल होती है वैक्सीनेशन से, किडनी फेल होती है डायलिसिस से, राइट। कोविड वैक्सीन की बात कर रहा हूं, यस, कोविड वैक्सीन की। और जितनी सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसका सबूत मैं आगे देता जाऊंगा, राइट। और इसके अलावा भी आपके दिमाग में सवाल हो तो प्लीज राइट डाउन, मैं 10 मिनट और बोलूंगा, फिर आपके सवाल जवाब भी हम लेंगे। तो पहला चैलेंज मेरा आईएमए को, कि हम तो अपने 100 पेशेंट दिखा रहे हैं, राइट, वो ऑलरेडी टेस्टिमोनियल है, मैंने लिंक आपको दे दिया। आप भी अपने एक पेशेंट दिखाइए पिछले 70 साल में ठीक किया हो तो, ओनली 1 पेशेंट, राइट, ये, थैंक यू। अब मेरा दूसरा चैलेंज आपसे, ये देखिए, ये जो 360 डिग्री अगर मैंने कैसे ठीक किया, हाँ, हमारे हॉस्पिटल में तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं जो पिछले महीने हमने रिलीज किया था। ये किताब फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बेस्ट सेलर है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये फ्री का लिंक है bishrup.com/360 डिग्री। जिस दिन ये किताब लॉन्च की हुई थी उसी दिन हमने फ्री लिंक भी दे दिया था, राइट। सो हमारा इरादा कोई व्यापार करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेजन में डाला है ताकि वो वर्ल्ड वाइड चला जाए, राइट। वहां भी 200 रुपए का है, लेकिन आप फ्री में देख सकते हैं। तो वो साइंस क्या है, वो रेफरेंस क्या है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जब कोई बोलता है ये तो फ्रॉड इंसान है, तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन तो आ ही जाता है। वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम भी ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं यार आईएमए बोल रहा है तो कुछ तो ठीक हो गई। अब मेरा चैलेंज नंबर 2 आईएमए को, ये चैलेंज आज नहीं दिया, ये चैलेंज मैंने दिया था 8 अप्रैल 2018 को चैलेंज दिया था, 3 साल हो गए इस चैलेंज को दिए, कि HIV एड्स, आप बोलते हैं कि HIV एड्स, बहुत दुख की बात है कि हर 200 में से एक भारतीय छुप छुप के HIV की दवाई खाता है। डायबिटीज की दवाई जो खाते हैं वो तो ओपनली बोलते हैं मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, लेकिन HIV एक ऐसा टाइबू बना दिया है कि शर्म की बात बता दी कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, इस तरह का माहौल कर दिया है। तो और वो दवाइयां फ्री में डिस्पेंसरी में मिलती है, वो फ्री नहीं, वो टैक्स पर हमारे पैसे से वो दवाइयां विदेशी कंपनी को देके वो पैसे को घुमाने का एक तरीका है। मैं ये बोल रहा हूं कि HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में आज तक पाया ही नहीं गया, और अगर कोई बोलता पाया गया है तो ऐसा एक रिसर्च पेपर दिखा दे जो ये साबित करता हो कि हाँ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किसी की ह्यूमन की बॉडी में पाया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2018 8 अप्रैल को मैंने चैलेंज दिया था कि अगर HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में है तो आप अपने पसंद का एक HIV पेशेंट ले आइए, जिन्हें आप बोलते हैं कि HIV पेशेंट है, सो कॉल्ड पेशेंट, उनके बॉडी के खून को निकाल के मेरे बॉडी में डाल दीजिए, मुझे HIV हो जाना चाहिए। वो चैलेंज तब दिया था और आज भी ये चैलेंज जारी है यहाँ पे, राइट। अगर HIV वाकई में है तो आप किसी भी पेशेंट जिसको आप बोलते हैं HIV हो गया, उसको उसकी ब्लड मेरे बॉडी में डालो, मैं तैयार हूँ, राइट। फिर लेकिन मुझे HIV हो जाना चाहिए फिर, राइट, तभी मैं मानूंगा। और जबकि द ट्रूथ इज कोई वायरस होगा तभी तो। अब वो लोग जो बीमार हैं वो बीमार क्यों हैं? जिस दिन वो दवाई छोड़ देते हैं, दिट इज कॉल्ड ART थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, राइट, ART थेरेपी, जिस दिन वो दवाइयां छोड़ते हैं जो HIV के नाम पे प्रेस्क्राइब की गई, उस दिन से वो ठीक होने लगते हैं। यानी कि उस दवाई ने उनको बीमार करके रखा था। और वो परमानेंट बजट है कि हर साल हमारे भारत का जितना भी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का यूं कर लीजिए 200 में से हर एक आदमी 1 in 200 वो दवाई जिंदगी भर ले रहा है, तो टैक्स पेयर का इतना पैसा तो सेट हो ही चुका है, राइट, घुमा चुके हैं। तो वही चीज अभी हो रही है, राइट, कि वैक्सीन को परमानेंट कर ही दिया है, राइट, और वो एक अच्छा खासा अमाउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी से घूम के उनको मिल ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि HIV कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में पाया नहीं गया, इसके सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। bishrup.com/HIV में जाएंगे तो किताब रेडली हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके IMA को बोल रहा हूँ, आपके जो कम से कम 1000 HIV के पेशेंट्स जो एक टाइम पे आपकी दवाइयों पे थे, उनको उनकी दवाइयाँ छुड़ा के आज उनमें से कोई भी दवाई नहीं ले रहा, ऐसे 1000 पेशेंट की डेटा मैं आपको देने को तैयार हूँ। अगर आप लाइव कैमरे में आके हमसे मांगेंगे तो 1000 पेशेंट्स, 1000 पेशेंट्स, एक दो नहीं, और वो सारे जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं। जिस दिन से दवाई छोड़ी और DIP डाइट पे आए,
धीरे धीरे दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, राइट। किसी को नहीं पता चला क्या था क्या नहीं था, राइट। तो HIV से बचने का तरीका क्या है कि ये तरीका है कि भाई आप HIV का टेस्ट मत कराओ, एक फालतू का टेस्ट है, वो टेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बुक में आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा चैलेंज नंबर 2, राइट, दैट HIV डू नॉट एग्जिस्ट। आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, अगर तो एग्जिस्ट करता है तो वो किसने बताया, वेयर इज द रिसर्च पेपर, राइट। देयर इज नो रिसर्च पेपर व्हिच सेज HIV इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, राइट। मेरा चैलेंज नंबर 3, ये चैलेंज जो है ना, ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल का एक पत्र आया मेरे पास, एक कंप्लेन आई, हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से भी मैंने शेयर किया था ये चैलेंज। पत्र आया मेरे पास, कंप्लेन, कि आपने कोविड पेशेंट को किससे पूछ के ठीक किया। उनका सवाल था मुझसे, किससे पूछ के आपने कोविड पेशेंट ठीक किए, क्या आपने हमारी परमिशन ली? तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई आप उनसे पूछे ना किससे पूछ के वो ठीक हुए, जो ठीक हुए, राइट। तो मेरा चैलेंज नंबर 3 हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी है, क्या आपके पास कोई दवाई है जिससे कोविड या फ्लू ठीक होता हो, 100% इफेक्टिव हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के हो? क्या ऐसी कोई दवाई है आपको? तो नाम बताइए। तो मेरे समझ से ऐसी कोई दवाई नहीं है। आप देखो ना, कौन पीछे प्लीज थोड़ा सा। हाँ, तो हाँ, दवाइयां निकालते हैं, लेकिन क्या इट इज प्रूवन टू बी 100% इफेक्टिव फॉर इवन द सीवियर ऑफ द केसेस? ये मेरा एक सवाल है, और उसका जवाब ये हो सकता है कि आप अलग अलग दवाइयों के नाम बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि जो नाइस प्रोटोकॉल है जिससे हमने 60,000 पेशेंट ठीक किए, तो आयुष मिनिस्ट्री की का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN आयुष मिनिस्ट्री, उनके डॉक्टरों ने हमारे कोविड सेंटर में जाके पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी किया 6 महीने तक कि क्या ये काम करती है, सीवियर पेशेंट पे काम करती है। 6 महीने बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे ना तो कोई मरता है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, और सीवियर पेशेंट में भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव है। और ऐसा उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट बना के उन्होंने हमें ऑफिशियली मेल किया। तो हमारे पास तो आयुष मंत्रालय से ही आया हुआ चिट्ठी है जो आज भी है। ये चिट्ठी अगर आपको देखनी है bishop.com/ayush, और ये चिट्ठी जब हमने आपको अगस्त महीने में रिलीज किया पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो आयुष मिनिस्ट्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि डॉक्टर नहीं है, उनका ही एक खंडन आ गया, नहीं हम नहीं मानते इस ऑब्जर्वेशन स्टडी को। मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में किए हुए डॉक्टरों के किए हुए ऑब्जर्वेशन स्टडी पे उनको शक है। अगर शक है तो दोबारा कर लो, वो जो ऑब्जर्वेशन स्टडी जिन पेशेंट्स पे हुआ वो आज भी जिंदा है, एक बार और कर लो, नए पेशेंट पे कर लो, राइट। तो उन्होंने कहा कि आगे हम और बताएंगे, और वो आगे आने वाला दिन कभी नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि NIN के अंदर अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, 6 महीने फिर एक स्टडी रिपोर्ट निकाली कि इफेक्टिव तरीका है, जिसपे हमारे नाइस एक्सपर्ट काम कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। लेकिन ऊपर एक बैठा बॉस है जिसको कोई समझ ही नहीं है मेडिकल साइंस की, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये तो भाई हम नहीं मानते। उसके पीछे तर्क क्या है उन्होंने नहीं दिया। तो मेरा चैलेंज नंबर 3 कि भाई आई इन्वाइट यू कि आप हमारे डेटा आके देखो, जिन पेशेंट्स को हमने ठीक किया, राइट, एंड डेटा देखो, एंड देन if the data is wrong then I am liable, if the data is correct, right, सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसको लोगों तक पहुंचाने के बीच में ना आके you help, ताकि लोगों तक पहुंचे, ये डर खत्म हो। That is the challenge number 3. चैलेंज नंबर 4, ये IMA को मेरा चैलेंज है, क्या कोविड वैक्सीन सेफ है? आपके पास कोई एक प्रूफ, क्या आपके पास कोई एक सबूत है कि ये कोविड वैक्सीन सेफ है? अगर है तो वो प्रूफ क्या है? देखिए, सच्चाई का डेफिनेशन क्या है? सच्चाई क्या का डेफिनेशन क्या ये है कि बहुत सारे लोग अगर एक ही बात, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं तो उसको सच मान लेंगे। अखबार में अगर हर बार रोज एक ही चीज है तो उसको सच मान लेंगे। ये सच्चाई उसको कहते हैं जो साबित किया जा सके, जिसका कोई सबूत हो। पहले या दूसरा, अगर कोई एक बात बहुत सारे लोग, बहुत सारा अखबार रोज बोलेगा तो वो सच दिख सकता है, बट सच बनेगा नहीं। वो सच तो तभी बनेगा ना जब वो साबित किया जाए, उसका कोई एविडेंस हो। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि लाखों लोग बोल रहे हैं या हर बार अखबार में आ रहा है, क्या वो आधार बन सकता है? या आप कोई सबूत दे दें तो आधार बनेगा? तो इस बात को समझना होगा। जैसे भी आ रहे हैं कि भाई एक नया वेरिएंट आ गया, वो 10 दिन तक 10-10 बार अगर आप सुनेंगे तो 11वें दिन आपको खुद ही लगने लगेगा ये सच ही होगा। हमारा ब्रेन काम ही ऐसे करता। किसी ने पूछा अगर वो नया वेरिएंट है तो कहाँ है वो, उसका सबूत क्या है? किसी ने पूछा, WHO ने बोला। भाई WHO कोई भगवान नहीं है, उसके पास सबूत कैसे पता चला? सपना आया कोई? दे मस्ट प्रोड्यूस अ लेटर, कुछ तो आप एविडेंस दें।
तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोविड वैक्सीन सेफ है। आप जब भी आप मोबाइल में मैं किसी को फोन करता हूँ सबसे पहले तो आता है कि ये सेफ है, सबको लगाना चाहिए। तो सेफ है तो उसका एक सबूत मैं मांग रहा हूँ इस देश से, IMA से, आप सबसे एक सबूत मांग रहा हूँ कि क्या सबूत है कि सेफ है, जबकि ये सेफ नहीं है, बहुत डेंजरस है। इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये जो आज किताब लॉन्च हुई है, ये किताब के अंदर ढेर सारे एविडेंसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्लियर कट एविडेंसेस। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर ले ले अपने प्रेगनेंसी की शुरुआत में तो 82% चांसेस हैं कि वो बच्चा जो पेट के अंदर है वो अबॉर्ट हो जाता है। 82%, यानी कि ये एक षड्यंत्र है कि वो बच्चे और पैदा ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन भी तो लेती है ना वैक्सीन। बल्कि इसका उल्टा ये भी है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर वैक्सीन नहीं ले तो वो हॉस्पिटल में दाखिला ही नहीं होगा। मतलब कोशिश ये है कि भाई किसी भी तरह से एक बार वैक्सीन ले ले तो या तो बच्चा पहले ही मर जाएगा, और अगर किसी तरह से बच जाए तो उसकी बॉडी में इतने सारे विकृतियां होंगी कि लाइफ विल बी लाइक ए हेल, राइट। तो इसका सबूत अगर चाहिए तो आपसे बोलता हूं मैं, आप लाइव में हूं अभी, आप ये किताब खोलिए, अभी पढ़िए, अभी किताब अभी विश्वरूप.com/IMA करेंगे तो ये किताब मिल जाएगी आपको। तो क्या ये इफेक्टिव है? अगर ये सेफ है भी, नहीं इससे कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा है तो होगा इसका। क्या कोई एक पेपर है आपके पास जिससे साबित होता हो कि इससे आपको फायदा है? तो वो पेपर कौन सा है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा तो आप पूछेंगे, राइट। आप एक चीज लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेफ है, हाँ मान लिया सेफ है, लेकिन वो सेफ है उसका सबूत तो दे दो। और सेफ होना काफी नहीं है, इफेक्टिव भी होना चाहिए ना, तभी तो, राइट। इफेक्टिव नहीं है तो मैं करूं क्यों उसको? तो इफेक्टिव है, द आंसर इज नो। उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 1% है, 1%, 99% नहीं है, 1%। अगर है तो वो भी अगर पहला वाला वायरस हो तो, नया वाला कुछ नहीं पता, 1% ऑफिशियली 1% है। अच्छा, वो 1% मैं जो बोल रहा हूँ सबूत मैंने तो यहाँ इसके अंदर दे दिया है, और आप इसको इस बुक के अंदर देख सकते हैं। पहले कुछ पन्नों में ही मैंने सबूत दे दिया, और मैं देश से आपसे सबसे सबूत मांग रहा हूँ कि ये सेफ एंड इफेक्टिव है, इसका एक सबूत दे दो, सबूत दो। अखबार मत दिखाओ कि अखबार बोल रहा है, अखबार में तो एक एडिटर बैठा होता है, उसको जितना पैसा दिया उतना बोलेगा जोर से। तो चैलेंज नंबर 4, चैलेंज नंबर 5, ये चैलेंज आपके डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये पेशेंट के लिए चैलेंज है। जब भी कोई डॉक्टर कोई भी आपको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, तो आप सिर्फ एक ही चीज पूछिए, डॉक्टर साहब आपके बोलने पे ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा, लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट के लेने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी या मेरे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं कुछ भी ना करूं तो? अगर तो अच्छा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोड़ी बहुत भी लाइफ स्पैन थोड़ा और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तो मैं ये कर लेता हूं, राइट। द आंसर इज, आपको जान के शॉकिंग लगेगा, जितनी सारी मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे डायबिटीज की दवाई है, हाइपरटेंशन की दवाई है, अभी तक के मेन स्ट्रीम एविडेंसेस, एलोपैथी के खुद के एविडेंसेस ही ये बोलते हैं कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो मान लो फॉर एग्जांपल कैंसर, सभी को एक तरह का कैंसर है, आधे लोग वो जो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी रेडिएशन कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पास पैसा नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनकी आयु भी लंबी रही और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लंबी रही इन कंपैरिजन टू जिन्होंने सारी बातें मानी और वैसे का वैसे ही किया। ये मैं तो फिर बोल ही रहा हूं, लेकिन ये सारे एविडेंस में है, लेकिन इसकी विपरीत एविडेंस नहीं है कि जिन्होंने किया तो उनकी लाइफ बढ़ गई, राइट। तो आप जब भी कोई इलाज कराते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है इलाज कराने का? यही पर्पस है ना कि आपकी आयु अच्छी हो जाए, आपको कंफर्ट मिल जाए, यही तो पर्पस है, या आप और बीमार पड़ जाएं, राइट। तो ये एक सवाल पूछना है, ये सवाल एज ए अवेयर पेशेंट आप पूछना है, और वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो वो सबूत ये किताब है, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, विश्वरूप.com/1 इसमें जाएंगे तो ये सबूत सारे एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब चैलेंज नंबर 6, जिसपे अभी मेरे अरेस्ट के लिए सारी तैयारी हो गई थी, जेल जाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, वो ये कि डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, जबकि ये कानूनी जुर्म है बोलना कि डायबिटीज ठीक हो सकता है। अगर आपने बोला डायबिटीज ठीक हो सकता है तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत आपको अरेस्ट करने का भी एक प्रावधान है। तो लेकिन ठीक हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो सकता है, ठीक तो होता ही है, राइट। तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, मेरा चैलेंज नंबर 6 ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। उन सबको इनवाइट किया था, आए तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सुन रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात पहुंचाएं। चैलेंज ये कि आपने पिछले 70 साल में किसी भी एक डायबिटीज पेशेंट को ठीक किया है? अगर किया तो वो कौन सा पेशेंट और कैसे ठीक किया आपने? पूरे IMA, पूरे एलोपैथिक लॉबी मिलके पिछले 70 ईयर्स में एक भी पेशेंट को ठीक किया हो तो बता दो, और कैसे ठीक किया, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लाइव आके आप पूछें मुझे, तो हमने कम से कम मैं आपको 1 लाख पेशेंट की डेटा अपने घर से लाकर दूंगा, 1 लाख पेशेंट। शर्त ये कि आप लाइव कैमरे में मांगेंगे,
हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मुझे मेल किया कि भैया आप डेटा दो, कोविड पेशेंट को ठीक किया बोलते हो। हमने उनको डेटा भेजा, फिर चुपचाप बैठ गए। हम मेहनत से, मेरी सारी टीम को लगा के 15 दिन मेहनत करके फिर मैंने वो बनाया, डेटा भेजा, इस उम्मीद से कि वो डेटा अगर ठीक निकलेगा तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे। वो तो दबा दिया उन डेटा को भी। इसीलिए मैं डेटा दूंगा तब जब आप लाइव मांगोगे, ऑन कैमरा मांगोगे मुझसे, और देते वक्त भी ऑन कैमरा ही दूंगा मैं, राइट, ताकि देश पूछे तो सही इस डेटा का किया क्या आपने। और वो लोग हैं जो जिंदा हैं अभी, राइट, वो एविडेंस को मिटा नहीं सकते। कितने डेटा मैं दूंगा? 1 लाख। आप पूरे लॉबी ने मिलकर पिछले 70 साल में एक डायबिटीज पेशेंट ठीक नहीं किया, और मैं अकेले 1 लाख पेशेंट काटी थे। 1 लाख तो मिनिमम है जो मेरे पास डेटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट, 1 लाख। और फिर भी वाई शुडंट आई से डायबिटीज कैन बी क्योर्ड? क्यों ना मैं बोलूं डायबिटीज क्योर हो सकता है? जरूर हो सकता है, इवन इफ ये उल्लंघन है, वो जो एक्ट है उसका, अगर आपके हिसाब से, जिसके हिसाब से जेल भी हो सकता है। और ना केवल मैंने पेशेंट ठीक किए, और ये bishop.com/type1 केस स्टडी में जाएंगे तो मेरे पेशेंट जो ठीक हुए हैं उनकी केस स्टडी रेपुटेड जर्नल में प्रिंट भी हुआ है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स में। तो वो जर्नल देख लो, जर्नल की भाषा समझ आती है तो पेशेंट की भाषा समझ, पेशेंट देख लो, टेस्टिमोनियल। या फिर एक और तरीका है कि आप अपने हिसाब से कोई भी एक डायबिटीज पेशेंट हमें दे दो, और 15 दिन बाद वापस ले लो उस पेशेंट को, देखो वो ठीक होता है कि नहीं होता है, राइट। सो 15 नहीं तो 20 दिन लग जाएंगे, इतना ही लगेगा। तो डायबिटीज ठीक होता है। और लेकिन अब ये सब आया कहाँ से कि भाई ये एक्ट आया कहाँ से? 1954 एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, की दवाइयाँ ठीक, ये कि कोई बोल नहीं सकता, ये एक्ट आया कहाँ से? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत खतरनाक बात है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। वो ये कि 1930 की बात है, जब देश गुलाम था, तब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे जो है घरेलू दवाई आयुर्वेद से लोग ठीक होते हैं, फिर तो उन्होंने नाम दिया ये बाजार मेडिसिन, मतलब फालतू का मेडिसिन, कि लोग तो बाजार मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं, एलोपैथी को कोई पूछता नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन को कोई पूछता नहीं है, उनके ब्रिटिश से आए हुए मेडिसिन को पूछता नहीं है। तो उन्होंने कमेटी बनाई 1930 में, कमेटी का नाम दिया द ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930। और उस कमेटी को ये काम दिया, आप किसी भी तरह से बाजार मेडिसिन से लोगों का विश्वास हटाओ, ताकि वो जो हमारी दवाइयाँ वो लेना शुरू कर दे। ये एक काम दिया उनको, और ये काम उन्होंने 10 साल में पूरा किया। 10 साल बाद ड्रग एक्ट 1940 आया, राइट, तब भी देश गुलाम था, और उसके वही जो ड्रग एक्ट 1940 है वही बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। बोलने का मतलब ये है कि अभी भी वो एक्ट के बहाने लोगों को जेल में डालने की जो धमकी देते हैं, ये एक्ट अंग्रेजों के गुलाम जो थे, वो गुलाम का नाम सर R.N. चोपड़ा, ये नाम मैंने निकाला, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लंदन गैजेट 1909 में सर R.N. चोपड़ा जो हैं, जो अंग्रेजों के जो आर्मी में ये डॉक्टर थे, यानी कि जिसे राजीव भाई दीक्षित की भाषा में काला अंग्रेज बोल सकते हैं हम, राइट। तो ये इन्होंने ही, वो ड्रग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने ही एक ऐसा एक एक्ट लेके आ गए 1940। उसी एक्ट को पकड़ के ये IMA DMC अभी तक चल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको मैं अगर समराइज करूं तो उसी एक्ट के IMA मेरे हिसाब से उसी एक्ट के नाजायज औलाद हैं और कुछ नहीं है। वही एक्ट पकड़ के कि कोई भी अगर इंसान, थैंक यू, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, नेचुरोपैथ से ठीक कर देता है तो उस एक्ट को उठा के दिखाओ, उसको उठा के जेल में बंद करो। और ऐसा हुआ है। आप में से जो लोग नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट ठीक होता है, चुप बताना नहीं क्या आप ठीक हो गए, अब बताना नहीं, मतलब एक कान में बताना, अगर बताना भी तो इतने डरे सहमे हुए हैं ठीक करने के बाद, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई ये एक्ट कब तक रहेगा, इसको चैलेंज तो करना पड़ेगा। वो चैलेंज करने का दिन आज से बढ़िया क्या हो सकता है, तो नेशनल फूड डे। तो मैं आप सबके साथ ये चैलेंज करता हूं कि ये एक्ट को रद्द किया जाए। ये एक्ट से क्या है कि वो जो IMA जैसी लॉबी है वो पनपती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, तो उसको हमें रद्द करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे 6 चैलेंजेस हैं जिसके लिए जो IMA को मैं देना चाहता था। मुझे पता था वो नहीं आएंगे कभी, वो उन्होंने भी सोचा था ये तो जेल में जाने वाले हैं। ये जो हमारे पास बेल है मुझे कल ही मिली है, कल रात को, परसों आई और कल मेरे वकील ने पकड़ाया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई ये सब चीज़ आउट नहीं होगी। अब मैं अगला 2 मिनट और लूँगा और एक ऐसी बात बताऊँगा आपको जो अगर आपने हर देशवासी तक नहीं पहुँचाई तो मैं आपको बता सकता हूँ जिस गुलामी से हम निकले थे, आप भगवान न करे वही गुलामी पे हम दोबारा चले जाएं। और वो ये देखिए, चैलेंज नंबर 7 कि कोई नया वेरिएंट आ गया है ना, ऐसा कुछ है ना, आ रहा है ना, अखबार में आज भी आया है,
रोज ही आ रहा है, नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया। भाई नया वेरिएंट आ गया, इसका सबूत क्या है? सबूत है कोई? WHO ने बोला है, WHO के पास सबूत है? राइट, कोई सबूत नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, देखिए जितना हम और हमारी टीम ने पिछले 1.5 साल में ये कोरोना बोलते हैं, हम उसको फ्लू बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, में काम किया है। हमारे यहाँ पे धीरज है, धीरज जरा खड़े हो जाओ। राइट, जो अभी आए हैं टिगरी बॉर्डर से, टिगरी बॉर्डर में, हमारे गाजीपुर बॉर्डर में कैंप है, जब से वहाँ पे चल रहा आंदोलन, लाखों किसान, कोई मास्क पहनता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई वैक्सीन, राइट, या कोई बीमार पड़ा हो, किसी को कोरोना हुआ हो, कोई कोरोना से डेथ हुई हो, राइट। सो आप जाइए हमारे कैंप देखिए वहाँ पे, तो वो कैसे बच गए? अगर वाकई में ये वेरिएंट शेरिएंट होते, डेल्टा और जो ये सब होते, तो सारे किसान तो लाशें बिछ जाती वहाँ पे। आज भी है, कल भी थे, पिछले 1 साल से तो यहीं पे नवंबर 26 पे आए थे, राइट। और तब से हम वहीं पे हमारे कैंप लगे हुए, हम लगातार नजर रख रहे हैं कि मन सोच रहे हैं ये सारे के सारे मरेंगे कोरोना से। एक ने भी मास्क नहीं लगाया, लेकिन आज तक तो नहीं मरे, हमने भी मास्क नहीं लगाया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको बैठो कि आप अपनी बुद्धि को यूज करें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि बुद्धि को यूज करें। कोई भी एक झूठ हजारों बार बोलने से वो सच दिख सकता है, लेकिन सच बन नहीं जाएगा, राइट। सच्चाई का पैमाना यह नहीं है कि कोई चीज कितनी बार बोली जा रही है, सच्चाई का सिर्फ एक ही पैमाना है कि क्या कोई सबूत दे रहा है। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं, सबूत के साथ बात कर रहा हूं कि कोई दुनिया में नया वेरिएंट नहीं है, राइट। और इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो डेल्टा 72 किताब हमने निकाली थी जून महीने में, तो वो किताब आप पढ़ लीजिए, डेल्टा 72 समझ आ जाएगा। लेकिन जहां जहां डेल्टा वर्ड लिखा है ना, राइट, उस डेल्टा वर्ड को हटा के ये जो नया वायरस का नाम क्या दिया है, ओमिक्रॉन डाल दीजिए वहां पे, कट पेस्ट करके, राइट। तो मैंने कहा नया बुक लिखेंगे तो सब कुछ एक जैसा ही है, बस नाम बदल गया, राइट। जैसे आप देखते हैं जो मारुति कार क्या करती है, 2-4 आगे बल्ब का डिजाइन चेंज करती है, पीछे चेंज करती है, वो वैगनार को वैगनार नेक्सा कर देती है, राइट। तो थोड़ा बोड़ा चेंज करके, तो मैंने सोचा जब लोग इतने वेरिएंट ला रहे हैं तो हमें भी किताब लाने की जरूरत नहीं है, मैं वेरिएंट ही ले आऊंगा हर बार। ये भी एक वेरिएंट है जो अगस्त में आई थी, ये मैंने अपने ऑफिस में बोला कि डेल्टा जहां जहां लिखा उसको बस ओमिक्रॉन नाम लिख दो, तो ये हो गया नई किताब। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यही हमारी जिंदगी के साथ चल रहा है। आप सिर्फ एक सवाल पूछिए अपने आप से, लोगों से पूछिए कि अगर ये नया वेरिएंट है तो उसका सबूत तो दे। अखबार में इतना सारा जगह है, रोज दे रहे, एक दिन सबूत भी दे दे कि ये रहा सबूत, ये रिसर्च पेपर का सबूत है, इसने यहाँ देखा था उसको, या ऐसे माइक्रोस्कोपिकली पाया गया था, इससे पहले नहीं पाया गया, इसका सबूत दे। कोई ना तो पूछेगा, ना कोई देगा, ना कोई सुनेगा। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, राजीव भाई के पथ पे बढ़ें, या जो काम उन्होंने किया वैसे और लोग पैदा हों इस दुनिया में, या हम और वीरेंद्र जी और हमारे आचार्य मनीष जी, हम लोग भी आपको सच बताते रहें, ये तभी हो सकता है जब आप हमारा साथ दें। नहीं तो नहीं हो सकता बहुत दिनों तक, राइट। आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिनके खिलाफ हम लोग हैं, मतलब सच्चाई को सामने रखने के लिए, उनके पास बहुत सारे षड्यंत्र हैं और वो एक साथ हैं एक दूसरे के, तो हमें साथ देना पड़ेगा। आपका साथ मैं चाहता हूं, और साथ 3 तरीके से आप दें। और पहला कि आप मुझसे जुड़ें, और जुड़ने के लिए एक नंबर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे है, 9871186229, 9871186229। आप में से जो भी लोग ठीक हुए हैं DIP डाइट से, 3 स्टेप फ्लू डाइट से, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बनाएं, अपने बारे में बता के आप कैसे ठीक हुए, डायबिटीज से ठीक हुए हों, किडनी फेलियर से ठीक हुए हों, तो वो आप हमें भेजें। और जो भी बीमारी का आप ठीक हुए भेजेंगे, तो बदले में हम भी आपको कुछ वीडियोस, कुछ अच्छी बातें भेजते रहेंगे जो आपके लिए काम की चीजें होंगी। तो इस तरह से जुड़ने का एक बहाना मिल जाएगा, तो ये जरूर करें। अगर आपने किसी को ठीक किया तो उनके बारे में बता के वीडियो बना के भेजें, राइट। तो जो अगर आप ये सोचते हैं कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट विद आवर टीम, अक्सर ऐसा आता है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कहाँ पैसे डोनेट करें। आपको पता ही है कि हम पैसे कहीं से लेते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। अगर आपके पास पैसे थोड़े से फालतू हैं तो अपने आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, तो आप अगर उनको देंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें ही दे दिया, राइट। तो ये मैं बोलता आया हूँ पहले भी और आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसके थैंक यू।
उसके बाद भी अगर आपका मन करता है कि आप कुछ ना कुछ मुझे देना चाहते हैं या आपको लगता है कि हम लोग कुछ ने अच्छा कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि अगर आप ठीक हुए हैं तो वो बताइए हमें, वो हमें मदद करेगी, राइट। तो क्योंकि अगली जो मेरी हियरिंग है वो 15 दिसंबर की, तब तो कोर्ट पूछेगा भाई आप तो बोर्ड ठीक कर देते हो, कौन लोग वो। हाँ, तो फिर हमारे पास डेटा तो है, लेकिन आप जब जुड़ेंगे ना तो वो स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा। तो आप आज ही इस नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपने बारे में कहाँ पे रहते हैं और कैसे ठीक हुए, 1 मिनट 2 मिनट का 3-4 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वो भेजिए। पहली बात। दूसरी बात, साधना चैनल में आज रात को 9 बजे यही वाला प्रोग्राम आएगा, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट, तो टीवी में आएगा। तो आप ये सारी बातें लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, बस इतना बोलिए कि साधना चैनल आज रात को 9 बजे आपको खोलना है, और या फिर सुदर्शन न्यूज़ 5:30 बजे 2 दिसंबर को खोलना है, या कोरोनाकाल.tv जो हमारा इंटरनेट चैनल है उस पर तो हर वक्त ही ये वीडियो रहेगा। तो लोगों तक पहुंचाइए इसको आज 9 बजे, और सुदर्शन न्यूज़ में शाम को 5:30 बजे 2 दिसंबर को, या कोरोनाकाल.tv में तो हमेशा ही रहेगा ये, राइट। अभी तो साधना प्लस न्यूज़ में टाटा स्काई में चल ही रहा है। और एक आखिरी बात, देखिए आप में से जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का आईएमए ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन किया है, तो आप में से बहुत लोग जज भी होंगे, कोई वकील होगा, कोई आईएएस अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, राइट। तो आप सच का साथ दीजिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप हमारा साथ दीजिए, आप सच का साथ दीजिए। सच या तो हम हैं या तो वो है। तो आप कैसे सच का साथ दे सकते हैं, तो खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो आईएमए छत्तीसगढ़ को कांटेक्ट करें, और उनको ये मेरे 7 चैलेंजेस जो bishrup.com/IMS, इसके अंदर वो 7 चैलेंजेस हैं जो मैंने आज जिसकी बात की, वो सातों चैलेंजेस उनको दिखाएं और उनका जवाब मांगे। जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जवाब मांगे। ये 7 चैलेंजेस आपके लिए है, क्या आप इसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं, उनकी राय लें, राइट। अगर तो हम गलत हैं तो भाई हमें तो फांसी दे दो, हम तैयार हैं, और अगर तो वो गलत हैं तो उन्हें गद्दार साबित करो, ऐलान कर दो ये गद्दार लोग हैं, राइट। दोनों में से एक, दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकते, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं ऐसा करेंगे तो याद रखिए, देखिए हमारी आपकी जो उम्र है ना काफी निकल गई है, आने वाले जनरेशन को भुगतना पड़ेगा आपके शांत रहने की वजह से, राइट। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे लेवल पे हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो अपने घर से रहते हुए बिना ज़्यादा मुश्किल के भी इनमें से ये 3 मैंने चैलेंज दिए हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ तक आप मेरे ये 7 सवाल पहुँचाइए और उसका सही जवाब जो भी है, राइट, वो वेरीफाई कीजिए। मैंने तो सारे सबूत के साथ ही ये 7 सवाल दिए हैं, इस किताब में सारे सबूत हैं। ये किताब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग यहाँ फिजिकली बैठे हैं उनको तो ये किताब ऑलरेडी मिल गई है, या जाते हुए आप ले लीजिए, राइट। आप मुझे चैलेंज कीजिए, हमारी टीम को चैलेंज कीजिए। खास तौर पे हमारी टीम में डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद हैं, हमारे यहाँ बैठे हैं, जो MD पीडियाट्रिक्स हैं, MD कम्युनिटी मेडिसिन है, 2 MD इन्होंने किया हुआ है। इनके दिल में भी देशभक्ति है राजीव भाई की तरह। और जब इन्होंने देखा कि बच्चों के हेल्थ के बहाने पंजाब के सारे बच्चों को कंपलसरी वैक्सीन लगाया जाएगा, तब इन्होंने आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ उठाने का परिणाम ये हुआ कि इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। और मतलब है कि जो भी आवाज़ उठाए उसको किसी भी तरह से कंफ्यूज कर दो, उनका ऐसे कर दो। तो डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद प्लीज़ स्टेज पे आएँ और अपनी बात सामने लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब साथ देंगे, हम और आप एक हैं, राइट। याद रखिए एक जहाज है, इस देश जहाज में कितने भी ऊपर क्यों ना बैठ जाएं, जब ये जहाज डूबेगा अल्टीमेटली आप डूबेंगे ही डूबेंगे। आप अगर सोचते हैं मैं तो बहुत ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होगा। अफगानिस्तान जब डूबा तो जो करोड़पति था वो भी डूब गया, जिसका कुछ नहीं था वो भी इस बराबर हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये देश किसी के खामोश रहने की वजह से, राइट, वो डूबने की कगार पे जाए, जैसा कि हम तो आज देख पा रहे हैं, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी को सुनेंगे, जो पटियाला से आए हैं, हमारे मित्र हैं, मेंटर भी हैं, तो आपको थोड़ा सा और आंखें खुल जाएंगी। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। दोस्तों, इस मुल्क में सत्य बोलने को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। वो पृष्ठों से लेके गुरु नानक साहब तक सत्य की पूजा सिखाई गई है हमको, कि सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, ना झूठ सहना। लेकिन आज आपने देखा कैसे बिल्कुल उल्टा हो गया कि झूठ का राज है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और सिर्फ झूठ पे झूठ बोला ही नहीं जा रहा, झूठ पे झूठ बोल के पूरी की पूरी मनुष्य जाति को
एक तरह से टेरराइज किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनको बीमार किया जा रहा है और मैम किया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो ये जिस संस्कृति के हम वारिस हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। जिस केस की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो 2018 में बना था मेरे ऊपर। परहैप्स मैं उस वक्त इंडिया का सबसे पहला डॉक्टर था जिसके खिलाफ वैक्सीनेशन को चैलेंज करने के लिए केस बना था। तो वो 2018 की बात है, एमआर वैक्सीनेशन चला था, मास वैक्सीनेशन था वो। मैंने 25 पॉइंट लिख के फेसबुक पे डाले थे कि इन क्वेश्चंस का मुझे जवाब चाहिए। इससे पहले कि आप वैक्सीनेशन दो, ये 25 सवालों का जवाब दो। किसी ने जवाब तो क्या देना था, कोई भी जवाब नहीं आया, ना किसी ने फेसबुक पे डाला, लेकिन मेरे ऊपर केस डाल दिया गया। लेकिन वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि मुझे एक हफ्ते के लिए अपना फ़ोन बंद करना पड़ा। एक सेकंड के लिए भी फ़ोन बंद नहीं होता था। वो बाई चांस वो उसमें फेसबुक में मैंने नीचे नंबर डाल दिया था, मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी ये। और वायरल होने का रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ भी वो टीमें जाती थी वैक्सीनेशन करने के लिए, लोग सवाल पूछते थे और वो अल्टीमेटली लोगों ने मेरे ऊपर केस डाल दिया। मुझे अभी भी वो केस चल रहा है। 3 साल तो ये चुप रहे, इनको शायद कोई प्रूफ नहीं मिला या कोई उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे इनको किसी ने कहा नहीं कि कोई आप कर भी सकते हो। लेकिन वो 3 साल के बाद फिर वो ड्रॉप हो जाती है अपने एफआईआर। तो उन्होंने 3 साल तक पहुँचते वो एफआईआर फिर से अब खोल दिया, फिर केस चलने लगा मेरे ऊपर। और एक और मैं इंस्टेंस बता दूं आपको, जब कोरोना का ये शुरू हुआ था, मोदी साहब ने जिसने डिक्लेयर किया, तो उससे शायद 2 दिन बाद मैंने ओपनली न्यूज़ 18 के पत्रकार को लाइव होके कहा था कि ये बीमारी झूठ है, जो झूठ बोला जा रहा है, ये ऑर्डिनरी फ्लू है और ये जो कुछ कहा जा रहा है ये टोटल फ्रॉड है। और उस पत्रकार ने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया था कि क्या आपको डर नहीं लगता, पहले भी आपके ऊपर केस है। मैंने कहा हमारे तो बाबा जी नहीं डरे। उन्होंने बाबर को जाबर बोल दिया था जब उनके पास कोई नहीं था, मेरे पास तो शायद आज 4 व्यक्ति फिर भी और होंगे। तो वो वीडियो भी, वो न्यूज़ 18 की क्लिपिंग थी, वो भी शायद बहुत पॉपुलर हुई थी और बहुत चली थी। तो ये सत्य का कदर करने वाले भी हैं लोग, जो है आम लोग हैं, उनकी अलग लाइफ है। वो जो खास लोग हैं, जिन लोगों ने कभी ये डायबिटीज़ के नाम पे बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लेते हैं, कभी ब्लड प्रेशर के दवाइयाँ बेच के खड़े कर लेते हैं, कभी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बेच के खड़े कर लेते हैं, कभी कैंसर की दवाइयाँ, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये पूरी की पूरी डायबिटीज होगी तो पूरी उम्र दवाई खाओ, बीपी हो गया तो पूरी उम्र दवाई खाओ। कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रूफ ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल को हार्म करती है नहीं करती है। अब ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल खाओ जितनी मर्जी। 45 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है, अब कहते कुछ नहीं होता। अभी कैंसर की दवाइयाँ कोई प्रूफ नहीं है कि कैंसर की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आपकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ाती है। लेकिन वो चलता है, सब चलता है। और अभी जुकाम से डरा के सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। जितना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, शायद इससे वो तो सबको मात कर गया, कैंसर को भी, डायबिटीज़ को भी और एंटी कोलेस्ट्रॉल और बीपी को भी। तो ये पूरे के पूरे महा फ्रॉड और महा झूठ हैं जो हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए हमको सत्य का साथ देना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हैं। और मैं आप सब दोस्तों को अपील करता हूं कि सत्य की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। राजीव जी हमारे सबसे पहले मेंटर थे और मैं फॉर्चुनेटली उनके साथ 1.5 घंटा मैंने बताया पर्सनली। मैं हरिद्वार में पतंजलि में जाकर उनको मिला था और 1.5 घंटा मैंने उसके बहुत बातें की। लवली पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यारे इंसान थे और जिस ढंग से वो बोलते थे वो हम सब ने सब सुना है। तो उन्हीं की विरासत को लेके हम लोग चल रहे हैं और आज उनकी एनिवर्सरी है। तो उस दिन में आज हमें पूरे के पूरे नेशन को, पूरे के पूरे देश को, पूरी के पूरे मनुष्य जाति को एक कॉल देनी है कि आइए सत्य का साथ दें। नहीं तो ये जो झूठ, जितना बड़ा झूठ है, ये जितना महा फ्रॉड हमारे ऊपर लादा जा रहा है, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये इलाज के नाम पे बीमारियां और ठूसता है हमारे ऊपर, और सिर्फ बीमारियां नहीं ठूसता, जो हमें इतना कमज़ोर करता है, जिसमें हमारी रिप्रोडक्टिव पावर है जो सबसे खतरे में रहती है। तो शायद इनका टारगेट अब वो बनने वाला है कि मनुष्य जाति एक तो हमारे कंट्रोल में रहे,
इसको हम पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में रखें, इनको कंट्रोल करें, अपनी मर्जी से चलाएं, रोबो लाइक इंसान पैदा करें। ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना चाहते हैं उसका ये पार्ट है। तो आइए हम सब लोग मिल करके इस झूठ का, इस महा फ्रॉड का पर्दाफाश करें और सत्य का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। अभी आप लोगों ने, वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोल चुके हों, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद बोल चुके हों, तो मैं और क्या बोलूं। तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि आज जो सर ने एक मुहिम उठाई, तो मैं चाहूँगा कि हम सब शाम तक, रात तक सब लोग ट्वीट करें कि जो आज का दिन है राजीव दीक्षित के जन्मदिन का, उसको हम नेशनल ट्रूथ डे के रूप में मनाएं। तो हमारा हैशटैग भी नेशनल ट्रूथ डे होना चाहिए और आज और कल हम उसको पूरा रीट्वीट, बार बार इंस्टा, फेसबुक सब जगह डाल के, ताकि सच्चाई दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी चल रहा है पैंडेमिक, मैंने इसको बोला था प्लैंडेमिक। मेरा फेसबुक का चैनल डिलीट हो गया, मेरा पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, जो सालों की मेहनत से हम बनाते हैं, दोनों चैनल पूरे जीरो कर दिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट्स नॉट पैंडेमिक, इट्स प्लैंडेमिक। इतनी सी बात पर एक दिन मैं और विश्वरूप सर आपस में फेसबुक पे लाइव चैट कर रहे थे, इनका चैनल डिलीट, मेरा चैनल डिलीट, यूट्यूब भी डिलीट और हमारी वीडियोस भी डिलीट ढूंढ के। लेकिन आप लोगों की मदद से सोशल मीडिया की जो आर्मी है, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, भाई वीरेंद्र सिंह जैसे जो समर्थक हैं, राजीव दीक्षित जी के जितने फॉलोवर्स हैं, वो सब हमारी वीडियोस फिर उठा के वायरल करते थे। तो अभी बात चल रही है शुगर की, बीपी की या किडनी फेल की। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि जो एक्ट है 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट, जिसका सहारा लेकर आईएमए जैसे संगठन डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर विश्वरूप राय जैसे लोगों को या डॉक्टर बीएम हेगड़े जैसे लोगों को दबाते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कहां पे तुम एक्ट लगाओगे। पहले मैं पढ़ूंगा भगवत गीता का श्लोक, जो क्या कहता है ठीक करने के नाम पे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावा बोधस्य योगो भवति दुखा। भगवत गीता श्लोक 17 चैप्टर 6 क्या कहता है, मौसम के हिसाब से खाओ पियो, सही कर्म, सही खाने पीने की आदतों को अपनाओ, योग करो और शरीर के अंदर दुख पैदा करने वाले भोजन और बीमारियों को पैदा करने वाले भोजन को इकट्ठे मत खाओ और युक्ति लगाकर, यानी कि दिमाग लगाकर, उपाय कर उसका सही निदान करो। अब ये तो भगवत गीता कह रही है, तो अगर विश्वरूप सर ने बोल दिया पानी के टब में बैठ जाओ, तो क्या लगा युक्ति, जो कि भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हो। अब भी 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट काम करेगा क्या कि युक्ति करी? युक्ति मतलब हमने खाना पीना सेट किया, हमने अपने सिर को नीचे किया, पांव को ऊपर किया, तभी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया ना, हार्ट की तरफ पंपिंग बढ़ गई और बॉडी ने अपना सेल्फ डायलिसिस कर लिया। तो ये कर दी मैंने भगवत गीता की बात। अब मैं कर देता हूं रामचरितमानस की बात। अब रामचरितमानस पे भी 1954 का एक्ट लगाओगे। वो क्या कह रही है, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुई जोगी, यही विधि हित तुम्हार में ठयू। ये क्या कहता है, कोई भी रोग, किसी भी तकलीफ से परेशान व्यक्ति को डॉक्टर असली वही माना जाएगा, उसका उपाय करने वाला, जो व्यक्ति के हित की बात करे। मतलब वैद वही असली है जो पेशेंट के हित की बात करे। ये नहीं कि पेशेंट क्या खाना चाहता है उसको वो खाने को परमिशन दे दे, नो, उसके हित के लिए जो वैद उसका भला सोचेगा वो असली वैद है। और ये तुलसीदास जी ने उदाहरण देकर भगवान के बारे में बोला कि भगवान भी वक्त आने पर उसी व्यक्ति की मदद करता है जो सच के साथ खड़ा होता है, जो परोपकारी लोगों की मदद करने वाला होता है। तो मुझे लगता है हमारे साथ भगवान हमेशा है, था और रहेगा। और जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, क्योंकि मैंने महाभारत और रामायण की बात करी, तो दुष्ट और पापी अगर आज की भाषा में कहें तो रावण और दुर्योधन कौन है आप समझिए, उनका नाम आइए में रख देना चाहिए। तो अब उनका नाश करना है, ठीक है। अब मैं एक आपको साइंस की बात बताता हूं। इतने अच्छे अच्छे जर्नल और आर्टिकल छपते हैं लेकिन सामने नहीं आते कि सिर्फ आप शाकाहारी हो जाओ आपकी शुगर ठीक हो जाती है। लेकिन ये कोई नहीं बताता हमें कि सिर्फ आप शाकाहारी बन जाओ, मतलब मांस मछली वैसी चीजें नहीं खाओ, शाकाहार को पहले अपनाओ, या फिर DIP डाइट, उसमें प्लेट 1 खा लो, तो भी आपकी शुगर
ठीक हो जाती है। और एक रिसर्च ये KGMU के फिजियोलॉजी विभाग में 300 पेशेंट पे हुई थी कि सबको शाम को 6 बजे से पहले खाना खिला दिया तो भी किसी सबकी शुगर ठीक हो गई। अब उसको आप कंट्रोल हो गई बोलते हो, हम ठीक हो गई बोलते हैं। बस यही फर्क है मैजिक रेमेडी एक्ट में और हम में और तुम में। एक हमारे ऊपर इस टाइम 1896 का पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, सबको मालूम होगा। ये जो एक्ट है ये एपिडेमिक एक्ट है 1896 का। ये बना क्यों था? 1892 में भारत में प्लेग फैला था, पूरे विश्व में फैला था। भारत में प्लेग ज्यादा नहीं फैल पाया था क्योंकि भारत के वैद्य उसको ठीक कर रहे थे। तो हुआ क्या, उस वक्त जो ये कमेटी जो सर बता रहे हैं 1930 में बनी, ये उससे पहले 1981 में भी बनी हुई है, और सॉरी 1881 में, कि कैसे भारत में एलोपैथी को बढ़ाया जाए। तो हुआ क्या, उस टाइम पे भारत के वैद्य प्लेग को ठीक कर लेते थे। तो इन्होंने 1896 में एक एपिडेमिक एक्ट बना के आयुर्वेद की जो चिकित्सा करते थे उसको पिछड़ी घोषित कर दिया और उसको अपराध घोषित कर दिया और उठा के वैद्यों को जेल में डाल दिया। कुछ वैद्यों को फांसी पे भी चढ़ा दिया ताकि इनकी अगली पीढ़ी में वैद्य अपनी जो विद्या ट्रांसफर ना करें, और अंग्रेजी चिकित्सा पत्ती को पढ़ी लिखी चिकित्सा पत्ती घोषित करके एपिडेमिक एक्ट बना दिया। आप लोग एक कहावत सुनते ना, बिल्ली रास्ता काट गई अब आगे नहीं जाना। यह कहावत कहीं इतिहास में नहीं है, यह 1896 में क्या हुआ, जब प्लेग फैला तो लोग बिल्ली को अवॉइड करते थे, क्योंकि प्लेग कैसे फैलता है, चूहों से। बिल्ली किसको खाती है, चूहों को। तो बिल्ली के बाल गिरते हैं तो कई बाल पैरों में चुभ जाते थे। तो अंग्रेज लोग बिल्ली को देख के डरते थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। अंग्रेज लोग पहले बिल्लियां पालते थे लेकिन प्लेग के टाइम पे बिल्लियों से डरते थे। तो उस टाइम एक कहावत चली कि बिल्ली है भैया रास्ता बदल ले, और उसको हमने कहावत बना लिया। तो साइंस कोई बताता नहीं। प्रॉब्लम यहां है, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हम साइंस को समझा नहीं पाते तो लोग हमारा मजाक उड़ा देते हैं। मैं एक साइंस और बता देता हूं आपको, ये मेरे पास श्लोक भी है। जब भी मौसम बदलता है, जब भी मौसम बदलता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमें उस वक्त लंघन बताया जाता है, ये कि उस टाइम उपवास करो। ये संस्कृत का श्लोक है चरक संहिता में चैप्टर 8 श्लोक नंबर 31 पेज नंबर 667 कि व्रत करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो व्रत करने के टाइम पे कुछ खाना पीना नहीं था। तो जब सावन का महीना आता है उस टाइम संधि काल होता है, तो उस वक्त पे दूध नहीं पीना था। तो हमने गाय भैंसों का निकाल लिया, नहीं निकालते उनको थैनाला हो जाएगा। पीना था नहीं तो चढ़ा दिया शिवलिंग पे। पीना था नहीं क्योंकि हमारे को मौसम बदल रहा है, शरीर इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, चढ़ा दिया शिवलिंग पे। अब किसी ने भी मजाक बनाया हमारे धर्म का या हमारी संस्कृति का, हमने उसको साइंटिफिक लॉजिक से जवाब नहीं दिया। बस आज जरूरत सिर्फ यह है कि हम हर जगह पे हर चीज पे साइंटिफिक लॉजिक से जवाब दें। मैं सिर्फ अब आपके सामने दो क्वेश्चंस रखूंगा। मानिक और मानिक की मम्मा आए हुए, एक बार इधर आए प्लीज स्टेज पे। मानिक और मानिक की मदर को इधर बुलाऊं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जब किसी की किडनी फेल होती है तो बीतता क्या है। 29 साल के दीपक की दोनों किडनियां फेल, 3 लाख रुपए चाहिए, अखबार में खबर छप रही है। शिव किडनी ढूंढ रहा है, किडनी फेल, इलाज को पैसे चाहिए। ये सब खबरें छप रही हैं बड़े बड़े अखबारों में। दोनों किडनी फेल, पैसे चाहिए। दोनों किडनी फेल, 2.5 लाख रुपए चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट दोगे, अब दवाइयां चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई अलग कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है। अब एक व्यक्ति ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, दोबारा फिर फेल हो गई। अब दोबारा ट्रांसप्लांट कहां से कराएगा। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि पहली किडनी इसको इसकी वाइफ ने दे दी 2013 में, 2017 में वो भी फेल हो गई। अब कहां से वाइफ लाए भैया। अब मुझे बताओ ना क्या करे बेचारा ये। अब फिर डायलिसिस चल रहा है। तो कहानी सिर्फ ये है कि जब जिसके ऊपर बीतती है, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, जब जिस पे बीतती है वो व्यक्ति गरीब हो जाता है, घर बिक जाता है, स्कूटर बिक जाता है, ज्वेलरी बिक जाती है। अभी ये मेरे पास इनका बच्चा रवि, मानिक को फोन करके बुला लो एक मिनट। ये मैं आपको सिर्फ एक सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट बताने लगा हूं। ये लेडी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विश्वरूप सर भी जानते हैं, हमारा राजा भी जानते हैं। इनका बेटा है मानिक। आप, मानिक अभी है नहीं, शायद नीचे गया हुआ है। आप सिर्फ बता दो कि क्या हुआ था आपके साथ और आपको क्या कहा गया था। हेलो, मेरा नाम रेनू है। मेरा बेटा 26 साल का है। तो उसको लास्ट ईयर सितंबर में पता चला था हमें कि किडनी की प्रॉब्लम है। तो हम दिल्ली में सारे, जैसे सबको पता है वेदांता सबसे बड़ा है, वहाँ तक डॉक्टर को दिखा के आए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चा आपका यंग है, आप अभी ट्रांसप्लांट करा लो।
तो आप उसकी तैयारी करो, आप अपने सारे टेस्ट, हम तो सिर्फ मिलने गए थे एक बार, 3-4 डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, सब ने यही बोला कि आप तैयारी कर लो, आप अपने हमें मेरे लिए टेस्ट लिख के दे दिए कि आप अपनी किडनी दे देना और मैक्सिमम मदर की किडनी मिल जाती है, क्योंकि इसके पापा को शुगर है। तो उन्होंने सारा अपना एस्टीमेट वगैरह सब बताया। तो फिर हम लोगों को मतलब मेरे को मन में ही नहीं था कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट करानी नहीं है, मतलब अंदर से मेरे को फीलिंग थी कि मैंने ये काम नहीं करवाना है। तो हम लोगों ने मेरे छोटे जीजा ही हैं, सर के साथ हैं अटैच, तो हमने उनको बोला कि आप हमें ना उस टाइम कोरोना चल रहा था और ये आपको पैसे लॉकडाउन था, खर्चा कितना बताया था? खर्चा हमें 10 लाख तो उन्होंने बोला था, और जो टेस्ट वगैरह थे वो 2 लाख अलग से बोला था उन्होंने। आपने कितने हॉस्पिटल में दिखाया? हमने 3-4 हॉस्पिटल सबने में, ट्रांसप्लांट बताया? सबने ट्रांसप्लांट। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये लड़का 26 साल का यंग है, शादी हुई नहीं है, ये व्यक्ति अगर इस उम्र में ट्रांसप्लांट करा ले, एक तो इनके ऊपर खतरा जो किडनी दे रही है, और एक इसके ऊपर खतरा जो किडनी ले रहा है। बेटा तेरे को कितने महीने हो गए कि आपको कोई ट्रांसप्लांट की या डायलिसिस तक की जरूरत नहीं पड़ी? 4 से 5 महीने हो गए मेरे को। क्या तेरे को कोई भी तकलीफ आई? नहीं। हमारे हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, आपको कोई थेरेपी लेने में कोई दिक्कत परेशानी, कोई भुक्का मारा हमने आपको? नहीं नहीं नहीं। आप बिल्कुल खुश हो? हाँ जी। आप खुद माइक पकड़ के बता दो आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। मेरे को सर्वाइकल भी था, वो भी ठीक हो गया था मेरा, और उसके बाद मेरे को साइनस बहुत, मतलब बचपन से साइनस था मेरे को। बचपन से था मेरे को साइनस। तो अब मेरे को साइनस की, जैसे अभी दिल्ली का पोल्यूशन हर किसी को पता है, तो मेरे को हर साल पोल्यूशन के आसपास हो जाता था साइनस का अटैक, कंजेशन वगैरह। तो इस बार वो भी नहीं हुआ मेरे को। हर साल दिवाली पर इसकी एडमिट होने वाली नौबत आती थी, इतना साइनस हो जाता था, लेकिन इस साल हुआ क्या पूछो इससे। तो ये है, अगर हमें करना है ना तो हमें ये यूथ को बचाना था हमें, इसीलिए ये डॉक्टर विश्वरूप सर हम लोगों ने मिलकर ये मुहिम शुरू करी। पेशेंट हमारे पास सैकड़ों हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक पेशेंट का एग्जांपल आपके पास रखा। ये पैसा भर सकता था, इसका मतलब नहीं है कि ट्रांसप्लांट करा ले। मैंने जो अखबारें दिखाई वो तो बेचारे पैसे भी नहीं भर सकते थे। सोचो, लोग गरीब हो जाते हैं, घर बिक जाता है। तो हमारी मुहिम सोशल मुहिम है, हम किसी को ठीक नहीं कर रहे, हम समाज को ठीक कर रहे हैं। अगर समाज को ठीक करने पे 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट लगता है तो लगता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर परवीन है, मैं डॉक्टर परवीन को माइक देना चाहूंगा। थैंक यू। देखिए, इसमें जो मुद्दा है, आप ग्रीडी लोगों को छोड़ दीजिए, गलत किस्म के लोगों को छोड़ दीजिए। मुद्दा यह है कि मेडिकल प्रोफेशन इन जनरल दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे एलोपैथिक का हो या कोई अन्य प्रोफेशन हो, उसका प्रधान मकसद इंसान की बीमारी को ठीक करना और उसको बेहतर बनाना है। अब मुद्दा ये है कि ये कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो हम अभी पॉपुलर एलोपैथिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उससे बीमारियों का समुचित इलाज नहीं हो रहा है। आप एक बार डायबिटिक हो गए तो हमेशा के लिए डायबिटिक हो गए, एक बार हाइपरटेंसिव हो गए तो हमेशा के लिए हो गए, एक बार एस्थमेटिक हो गए तो हमेशा के लिए हो गए। मुद्दा ये है कि क्या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे वो होम्योपैथी है, क्या इनके पास वैलिड सॉल्यूशंस हैं? और यदि वैलिड सॉल्यूशंस हैं तो केवल उनके पर्सनल अकाउंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए एक मेथडोलॉजी है, एक साइंटिफिक तरीका है, डबल ब्लाइंड मेथड्स हैं। उनसे, उसमें मरीज को, मान लीजिए 100 मरीज हैं, 100 मरीज में से 25 को आयुर्वेदिक दी जाएगी, 25 को कोई दवाई नहीं दी जाएगी, 25 को एलोपैथिक दी जाएगी, और
25 को दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा और फिर उनका, और किसी को पता नहीं होगा वो कौन क्या दवाई ले रहा है, किसी भी पेशेंट को पता ही नहीं है। फिर उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी उनके पैरामीटर्स की कि किस पर क्या असर पड़ रहा है। एक स्टैटिस्टिकल, ये वर्ल्ड ओवर एक मेथड है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एलोपैथिक सिस्टम और उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि यदि 1000 करोड़ एलोपैथिक रिसर्च के ऊपर और उसकी प्रमोशन के ऊपर खर्च हो रहा है, तो डॉक्टर विश्वरूप, मेरे साथ आचार्य जी बैठे हैं, आयुर्वेदिक के जो लोग हैं, होम्योपैथी हैं, इनके ऊपर उसके मुकाबले में 1 रुपया भी मैं कहूँगा तो ज़्यादा खर्च हो रहा है, शायद 50 पैसे भी खर्च नहीं हो रहा, अगर आप सालाना भी एक डाटा लें तो। मुद्दा ये है कि आम आदमी का फेथ क्यों नहीं बनता? आम आदमी इन पैथीज के पास कब आता है? जैसे अभी मैडम ने कहा कि मैंने तो ये फैसला कर रखा था कि 26 साल के बच्चे का मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, सारी जिंदगी पड़ी है इसकी, अभी से किडनी निकाल ली, तो एक रिजर्वेशन थी, लेकिन फेथ नहीं था। वो फेथ की वजह से नहीं आई आचार्य जी के पास, वो अपनी मजबूरी से आ गई। हाँ, आचार्य जी की विद्या ने के अंदर जो छुपा हुआ गुण है वो पेशेंट में उजागर हो गया, लेकिन ये कि पर्सनल अकाउंट हुआ। आप प्लीज एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आज की तारीख में पर्सनल अकाउंट की कीमत नहीं है, स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज की कीमत है। हमारे को आईएमए में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे मैं बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर्स को जानता हूं जो प्रमोट करते हैं, आयुर्वेदिक को प्रमोट करते हैं, डॉक्टर विश्वरूप को प्रमोट करते हैं, उनकी डाइट मेथोडोलॉजीज को प्रमोट करते हैं, अच्छे सॉल्यूशंस को प्रमोट, वो कहते हैं जी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, आप वो ट्राई करके दीजिए। अपने फैमिलीज में वो करते हैं ये काम फॉर एलिमेंट्स विच आर नॉट एट ऑल क्योरेबल। एंड सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारे को ये जरूरत है कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड डिबेट को करें, उसमें ये बातें ना रहने दें, कोई बहादुरी की, कोई हमको जंग थोड़ी, तलवारबाजी थोड़ी चल रही है कोई। हाँ, करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक गलत तरह का जो आपका प्रोपेगेंडा आपके अगेंस्ट कर रहा है, चाहे वो कोई भी संस्था है, कोई इंडिविजुअल है, उसको आप उसका प्रतिकार करने की आप हिम्मत रख सकते हैं, साहस कर सकते हैं, और आपके साथ लोग भी खड़े हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये इसका अंत नहीं है, ये इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान एक संभ्रांत लोग सब जगह हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्रेटर्निटीज। और जहां तक इस एक्ट की बात है, मैं आपको बता 1919 में बहुत से एक्ट बने हुए हैं, कभी कभी टाइम के 2019 में ही 58 पुराने एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने रिपील किए, खत्म कर दिए। ये ड्रग एक्ट क्या है? ये ड्रग एक्ट के हिसाब से, मैं पढ़ रहा था रात को कल इसको, इस ड्रग के एक्ट के हिसाब से तो सारा आयुर्वेद बकवास है। आयुष डिपार्टमेंट को ही सबको अंदर कर देना चाहिए, सारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अंदर कर देना चाहिए, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अंदर कर देना चाहिए, सारे नेचुरोपैथ्स को अंदर कर देना चाहिए। दिस इज ऑल बड़ी नॉनसेंस। 19 जैसे अब ये प्रिमिटिव एक्ट्स हैं। 53 बीमारियां, सारी दुनिया की लगभग 99% जो बीमारियां हैं उसमें जिस 99% जो लोग कवर होते हैं बीमारियां, तो 1400 तरह की आमतौर पर मानी जाती हैं, बहुत रेयर बीमारियों को छोड़कर। लेकिन जो 53 जो बीमारियां दी हुई हैं एक्ट के अंदर, उसके हिसाब से तो 99% जो है वो रोगों का कभी इलाज ही नहीं हो सकता। बट दैट इज नॉट राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में हमारे को ये जो जैसे जो ये काम, अच्छा काम लोग कर रहे हैं, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। और एक फॉर्मल फोरम के ऊपर, एक सिर्फ ये ना हो कि आपका एक साधना का या कोरोना काल के ऊपर ही ना चल रहा है, एक आप फॉर्मल करके एक ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक के आगे एक ट्रायल कीजिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करके बताइए कि यस हम ये, आप अब एक और मैं बात बताता हूं, आपको ये फ्री नहीं करना चाहिए। ये भी मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूं। मैं जब दवाई ये फ्री दे देता हूं, आप इसको फ्री दे देते, इसको पढ़ेगा ही नहीं कोई किताब को। क्यों? हाँ, ये नहीं है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको इंसान की मानसिकता की बात बता रहा हूं। ये आप जो मेथड कर रहे हैं, आप इसको फ्री कर देंगे, हाफ ऑफ पीपल विल, ऐसी है जी, कोई पता नहीं कैजुअल है। इसी का आप 5000 रुपए कीमत कीजिए कि नहीं 5000 से कम नहीं आएगा, कोई गरीबों के लिए फ्री है, तुम्हारे लिए कोई फ्री नहीं है, यू कैन पे इट। ये हमारी मानसिकता हो गई है।
उसके बेनिफिट्स को भी हम लाइटली लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आज IMS नहीं आया, मैं तो एक हमारी देश की और इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की बात करता हूँ। एक और मैं वैक्सीनेशन के ऊपर आपको छोटी सी बात बताता हूँ। वैक्सीनेशन के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च हुई है। वैक्सीनेशन क्या करता है? आपके शरीर की ही ताकत को निकालकर एक विशेष रोग के अगेंस्ट खड़ा करता है, लेकिन आपके शरीर की बेसिक ताकत को बढ़ाने की कोई हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है वैक्सीनेशन में। आपके शरीर की आधारभूत बेसिक ताकत को बढ़ाने की ताकत आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, नेचुरोपैथी में है और आपके लाइफस्टाइल में है, आपकी फूड हैबिट्स में है। एवरी फूड इज अ मेडिसिन प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू टेक इट। होम्योपैथिक में 3000 जो है लगभग दवाइयां हैं। होम्योपैथिक के बारे में मैं आपको आश्वस्त करके झूठ नहीं बोल रहा, मैं कम से कम 30 या 40 पेशेंट्स तो मैंने ठीक किए होंगे पर्सनली। मेरी खुद की लड़की, मेरी माँ, हमारे घर में काम करने वाली। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बट दीज थिंग्स हैव नो मीनिंग बिकॉज पीपल वांट रिसर्च विच इज प्रूवन। लैंसेट में छप जाए अगर ये, तो उसको सारी दुनिया मानने लग जाती है, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिसर्च शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप विश्वरूप राय चौधरी कह रहा है इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये चैलेंज दे रहा हूं। ये चैलेंज का कारण क्या है कि हम अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहा है। उसके कई और कारण हो सकते हैं, एनवायरमेंट का कारण हो सकता है, लेकिन उसका आधारभूत कारण यह है कि हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं उनको ना प्रमोट कर रहे हैं, ना उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और हम ब्लाइंड हैं अपने थिंकिंग में। सो वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड्स एंड द राइट पीपल शुड कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। थैंक यू। मैं अपनी टीम से डॉक्टर निधि पूनिया को बुलाना चाहूंगा। डायबिटीज नाम आप सुनते हो तो डायबिटीज के बारे में चरक क्या कह रही है और डायबिटीज के बारे में आयुर्वेद का एक्चुअल में पर्सपेक्टिव क्या है, डॉक्टर निधि। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग यहाँ पे डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है और जिनको है वो भ्रमित हैं। क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? क्या डायबिटीज के लिए कौन सा लाइफस्टाइल करें? डायबिटीज के लिए कौन सा डाइट मैनेजमेंट करें और कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं? ये बहुत पुराना रोग है और हमारे आचार्यों ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने कई हजारों साल पहले हमारी संहिताओं में इसको उल्लेखित किया है। आज मैं आपको चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में स्पेसिफिकली चैप्टर 6 में प्रमेह के बारे में, यानी कि डायबिटीज के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है कि क्या कारण है जिस वजह से डायबिटीज होती है और क्या चिकित्सा हमें उसके लिए करनी चाहिए कि हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो आचार्य चरक जी ने श्लोक नंबर 4 में लिखा है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम। इसका मैं आपको श्लोक का पूरा हिंदी बताती हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि संस्कृत शायद हम लोग पूरी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यानी कि आराम तलबी का जीवन, दिन में सोना, नॉनवेज का बहुत अधिक प्रयोग करना और नए अन्न का ग्रहण करना। नए अन्न मतलब नया अनाज। तो हम लोग जो डाइट ले रहे हैं आज की डेट में, वो सारी वो डाइट है जो कि हमें डायबिटिक होने की तरफ लेके जा रही है। बल्कि हमारे पास उसके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम यूज करेंगे तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें सफर ना करनी पड़े, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हमें जरूरत है कि हम मिलेट्स लेना शुरू करें। हमें जरूरत है मिलेट्स के नाम पे। क्यों हम मिलेट्स की बात करें? क्योंकि वो प्रीबायोटिक है, रिच फाइबर डाइट है और हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। इसी तरह से आचार्य जी ने ये तक बताया है कि क्या हमें उसके लिए चिकित्सा करनी चाहिए। उन्होंने बताया श्लोक नंबर 15 में, स्थूल प्रेमी बलवानी है कहा, अर्थात कि जो व्यक्ति जो डायबिटिक हैं और जो स्थूल हैं, यानी कि जो ओवरवेट पेशेंट हैं, उनके लिए हमें लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। लंघन चिकित्सा का अर्थ भूखे रहना नहीं है।
लंघन चिकित्सा का अर्थ है कि हमें वो डाइट लेनी है, हमें वो ऑर्गेनिक फूड लेना है जिसके लिए हमारी बॉडी बनी है। हमें प्रोसेस्ड फूड की जरूरत नहीं है। जैसे कि विश्वरूप राय सर ने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि हमें डीआईपी डाइट फॉलो करना चाहिए, तो ये सर ने बताया, लेकिन ये हमारे आचार्यों ने बहुत वर्षों पहले अपनी पुस्तकों में लिखा कि हमें लंघन करना चाहिए, हमें वो चीज, हमें अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, हमें प्रोसेस्ड फूड छोड़ देना चाहिए, तो हम उससे डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो बहुत वीक हैं, दुर्बल हैं, उनको भ्रंगण चिकित्सा करनी चाहिए। अब भ्रंगण चिकित्सा के नाम पे एलोपैथिक ने क्या किया, मल्टीविटामिन पेशेंट को शुरू कर दिए। मल्टीविटामिन अपने आप में केमिकल्स हैं जो आपके लीवर को इफेक्ट डाल रहे हैं, तो क्या वो ट्रीटमेंट हुआ? वो तो आप उसको और एक स्टेप आगे की तरफ ले जाके आपने खड़ा कर दिया उसको डायबिटीज से। उससे बेटर हम लोग वो फ्रूट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स वो शुरू करें जो कि हमारी बॉडी में जो जो डेफिशिएंसीज हैं उसको कवर कर सके। हम एक्सरसाइज शुरू करें, सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू करें। ये वो पाथ होगा जो हमारे देश को डायबिटिक फ्री कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर निधि। डॉक्टर अजीत, किडनी पर देखो, मैं आपको सिर्फ रेफरेंसेस बता रहा हूं कि जो कुछ आप सुनते हो, जो कुछ आप कर रहे हो, जैसे सर ने बोला मेरे पास 1 लाख पेशेंट्स का डाटा मौजूद है जिनकी शुगर रिवर्स हो गई, तो वो सर ने जो की वो तो की, सर ने तो उसको क्रेडिट दिया, लेकिन उसका आयुर्वेद में हजारों साल पहले वर्णन किताबों में श्लोकों के रूप में किस तरह से है। जैसे डॉक्टर निधि बोला नव अन्न, पुराने टाइम पे कभी भी अन्न को, गेहूं को पुराना करके खाया जाता था, यानी कि पहले उसको ड्रमों में भरते थे नीम के पत्तों के साथ, बाद में उसको धोते थे, सुखाते थे और 1 हफ्ते का अनाज खाते थे, 1 हफ्ते का पिसवा के। आजकल क्या होता है, नए गेहूं को ही पीस देते हैं जबकि वो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता। और बाबे नानक जो सर बताते होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु नानक देव जी ने रोटी भी खाई थी वो गेहूं की नहीं खाई थी, कोदरे की खाई थी, कोदरे की। कोदरा एक मिलेट है जिसमें 9.5% फाइबर है, जबकि गेहूं में सिर्फ 0.2% फाइबर, सॉरी 1.2% फाइबर है, और चावल में 0.2%। तो हम अगर अनाज ही गलत खाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे। तो सर डॉक्टर अजीत हमें किडनी के बारे में आयुर्वेद की बुक्स में क्या वर्णित है वो बता रहे हैं। डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। आयुर्वेद में जो चीजें बताई जा रही हैं वो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे चरक में, चरक चिकित्सा स्थान के अंदर 26वें चैप्टर के अंदर त्रिमर्मीय स्थान ये बताया गया है कि जो हमारी किडनी है वो हमारे ब्लैडर से रिलेटेड है, उसे वृक्क बोला गया है। तो ये हमारे चरक चिकित्सा स्थान में बहुत हजारों साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया था कि किडनी में होने वाले जितने भी विकार हैं उन सभी को हम आयुर्वेद से बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। वो हमारी त्रिमर्मीय चिकित्सा के अंदर आता है। इसके अंदर एक श्लोक है, उसकी मैं कुछ लाइनें, पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं। पृथक मलय सर्वे कुपित निदाना मूत्र मागे पीड़यंती मूत्र तीता मूत्र कचता। इसका मतलब सिंपल भाषा में है कि मूत्र मार्ग में कोई भी निदान, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर अगर लाई ऑन होता है तो वो हमारी किडनी को हैम्पर कर जाएगा, किडनी के नेचुरल फंक्शंस को रोक देगा। और वो निदान क्या है, वो कॉज क्या है, सिंपल, वो बीमारियां जिनकी हम अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, चाहे वो आपका डायबिटीज हो, चाहे वो आपका हाइपरटेंशन हो, चाहे वो आपका थायराइड हो, ये तीनों बीमारियों के जो मैं नाम ले रहा हूं ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब जो आपके खाने पीने की चीजें हैं उनको आप अगर नहीं सुधारोगे तो ये बीमारी आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। अगर इनमें से किसी एक बीमारी से आप ग्रसित हो गए, जैसे मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप सिर्फ थायराइड से ग्रसित हो गए तो आपको बीपी की दवाई खानी पड़ सकती है, आपको शुगर की दवाई खानी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उस बीमारी से पूर्णतः ठीक नहीं होंगे। हो सकते हैं अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई जो चिकित्सा पद्धति यहां पे आपको विश्वरूप राय सर ने एक दिखाई, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जो विश्वरूप सर ने हमें यहां पे डायलिसिस टब के बारे में दिखाया वो क्या है, उसके पीछे आयुर्वेद का लॉजिक है या नहीं, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। हमारे आयुर्वेद में स्वेदन चिकित्सा बताई गई है। स्वेदन चिकित्सा हमारे भाव प्रकाश निघंटू यानी कि हमारे जो लघुत्रीज हैं उनके अंदर, और हमारे जो बृहत्रीज हैं, हमारे चरक, उन्होंने बहुत सालों पहले बताई थी स्वेदन की चिकित्सा, जो कि एक अवगाह थेरेपी के अंदर आता है। उस थेरेपी में सिंपल यही बताया गया है कि आपको किसी एक टब के अंदर उष्ण जल,
उष्ण जल मतलब हॉट वाटर को लेकर उसकी स्टीम को लेना है, जिससे वैसोडाइलेशन प्रोसेस के थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। वो ब्लड का फ्लो जो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो ऑक्सीजन का लेवल है उस ऑर्गन के लिए, उसकी हेल्दी लाइफ के लिए इंप्रूव करने के लिए जो चाहिए होता है, वो हम इस थेरेपी के थ्रू देते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये जो सर ने चीज इन्वेंट करी है वो कहीं भी रॉन्ग है, वो कंप्लीटली प्रूवन है हमारे आयुर्वेद में। और उसका एग्जाम्पल विश्वरूप राय सर ने यहां पे पोस्चरल मेडिसिन के अंडर ये दिया हुआ है। और ये 360 जो सर बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, 101%। और इसको मैं गारंटी के साथ आपको हमारे तथ्यों में, हमारी चरकों ने, हमारे वाग्भट्स ने, हमारे संहिता ने, हमारे जितने भी, अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड के जो फर्स्ट सर्जन थे सुश्रुत, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ हजारों सालों पहले। तो आपको वो बुक्स में टेक्सचुअल मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लासिकल नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा कि जो बात हम कर रहे हैं, चाहे वो DIP डाइट हो, चाहे नाइस प्रोटोकॉल हो, चाहे अभी 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन की बात हो, किडनी डिजीज रिवर्स करने की बात, डायबिटीज डायलिसिस को खत्म करने, ये कोई नई चीजें नहीं है, ये तो एंशिएंट है, उनको दबा दिया गया है। बट ये ऑलरेडी प्रूवन है, एंशिएंट चीजें हैं। जो प्रूवन है, एंशिएंट है, ऑलरेडी आयुर्वेद में है, उसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो सिर्फ इतना है कि उनको हम लोगों तक पहुंचाएं। और इस पहुंचाने की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एट द एंड ऑफ इट मैं यही आप आह्वान करूंगा, आज राजीव दीक्षित जयंती के दिन, नेशनल ट्रूथ डे में, कि आप में से जो लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं या होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथी के चिकित्सक हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के, तो हमने मिलके एक जो हॉस्पिटल बनाया, दैट इज हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, कि जो किस हॉस्पिटल तो है, साथ में एक इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि यहाँ पे हम रिसर्च भी करते हैं। तो इस रिसर्च में हम, हमारी टीम, आपको जो प्रैक्टिशनर्स हैं किसी भी थेरेपी के, आपको इन्वाइट करते हैं। अगर आप हमारी टीम के पार्ट बनना चाहते हैं, एज ए कंसल्टेंट, एज ए रिसर्च पार्टनर, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सीखने के पर्पज से या कुछ नया करने के पर्पज से, तो ये जो नंबर है 9871186229, इस पर ही आप अपना थोड़ा सा डिटेल अगर लिख देंगे अपने बारे में, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी डायरेक्टली, एंड दैट विल एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने आपको कुछ दिया, हर एक के पास थोड़ा थोड़ा कुछ होता है देने के लिए, खासतौर पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूरत है हर थेरेपी की, एंड उनमें से एक थेरेपी एलोपैथी भी है, बट उनमें से सिर्फ एक थेरेपी एलोपैथी है, ये हमें याद रखना होगा, राइट। वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो हम अगर सब इंटीग्रेट कर लें, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, दैट इज़ द बेस्ट आंसर। सो इसी उम्मीद से हम अभी आज के इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं कि एक समय आएगा हम सब जुड़ेंगे, जुड़ के इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। जो मीडिया के लोग 101 जिनसे भी बाइट लेनी है आप ले सकते हैं, विल बी अराउंड, थैंक यू। और आपका लंच भी तैयार है, लंच लिए बिना मत जाइएगा। बाहर लंच का कहाँ से आयोजन है? पीछे से, बाहर से आयोजन है। हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको गैंग्रीन था, जिनकी वाइफ को पैर काटने की नौबत आई थी। आप लोगों में किसी को अगर विश्वास नहीं होगा तो ये खुद बता देंगे कि ये कैसे ठीक हुए हैं। सभी भाइयों को नमस्कार।